आ गया ना? ठीक। ठीक है। तो हम लोग आज एक चैप्टर है जो कि क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है ना, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। और उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। और इसमें ये जो क्लास है, इसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट क्लासेस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को अगर आप समझते हैं, तो जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे डेजर्ट क्यों है ना, ये सभी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। साउंड एंड वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलो। देखो, हमारी अर्थ पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो भी होती हैं, मोस्टली अगर आप देखो, विंड्स हो गए, या फिर ओशन करेंट्स हो गए, है ना, या फिर वीदरिंग हो गया। इन सब के पीछे जो प्राइम जो फैक्टर है, दैट इज बेसिकली योर सन, है ना। सन के वजह से जो एनर्जी मिलता है, उसके वजह से अर्थ पे जो है थर्मल ग्रेडियंट्स जो है जनरेट होते हैं, और उसके वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर विंड्स, ये सभी जो है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि सन के इंसोलेशन की वजह से, सन के इंसोलेशन, है ना, इंसोलेशन मतलब क्या होता है? हाँ, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है ना, इंसोलेशन। ठीक है। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। ठीक है। तो हमारे अर्थ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा थ्रू आउट द ईयर जो है सो सन का डायरेक्ट सन रेज पहुंचता है। इस वजह से यहाँ पे इंसोलेशन जो है सो ज्यादा होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज बेसिकली रेफर टू एज ए ट्रॉपिकल रीजन, है ना। इसको क्या बोलते हैं इन जनरल? ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा कि मैक्सिमम इंसोलेशन थ्रू आउट द ईयर, मैक्सिमम इंसोलेशन, मैक्सिमम इंसोलेशन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। लेकिन जब आप ट्रॉपिकल रीजन से टुवर्ड्स पोल मूव करोगे, तो जो इंसोलेशन है वो डिक्रीज होते जाएगा, है ना। तो बीच में जो आर्कटिक सर्कल है 66 डिग्री एंड हाफ के अराउंड, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे है? 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। ठीक है। इनके बीच का जो एरिया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट इन जनरल बोलते हैं। टेम्परेट जोन आप समझो, टेम्परेट। ठीक है, दिस इज योर टेम्परेट, टेम्परेट। ठीक है। तो अगर कहीं पे आपसे अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दिस पर्टिकुलर क्रॉप्स बिलोंग टू टेम्परेट रीजन, तो आप समझ सकते हो ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का रीजन में उसको ग्रो किया जा रहा होगा। अगर कभी बोला जाए कि दिस इज ए ट्रॉपिकल क्रॉप, जैसे कि शुगर कैन, है ना, राइस, तो इसका मतलब कि उसका जो कल्टीवेशन होगा इस वाले जोन में है, सो ज्यादा होगा, है ना। तो इसके वजह से, यानी कि जो हमारा सन का जो इनकमिंग इंसोलेशन है, उससे हमारा क्रॉपिंग पैटर्न्स भी डिसाइड होता है, विंड्स भी डिसाइड होते हैं, क्लाइमेट भी डिसाइड होते हैं, प्लस उससे रिलेटेड ओशन करेंट्स हैं वो भी डिसाइड होते हैं, क्योंकि ओशन करेंट्स जो होते हैं बेसिकली विंड्स के द्वारा ड्रिवन होते हैं ना, विंड्स के द्वारा ड्रिवन होते हैं। बाकी और ऊपर जाओ तो ये हो जाएगा हमारा, है ना, फ्रिजिड जोन, है ना, दिस इज योर फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मतलब कि वहां पे जो है सबसे कम सन का इंसोलेशन जो है सो पहुंचेगा थ्रू आउट द ईयर, सबसे कम रहेगा। और वहां पे आप अगर पोल पे जाते हो तो मोस्टली आपको आइस कैप्स और ग्लेशियर्स, है ना, वही सब देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर या फिर जो हीट है, इज इट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? No, it is not evenly distributed. Why? Because the tropical region, which is also called as torrid zone, है ना, torrid zone, it receives the maximum insolation, maximum heat from the sun, है ना. Thereafter, as you go polewards in both the hemisphere, the energy received from the sun decreases, and in this polar region, north pole region and the south pole region, the temperature is in minus, है ना, माइनस में टेम्परेचर होता है।
तो अर्थ के ऊपर जो एनर्जी रिसीविंग एरिया है मैक्सिमम, दैट इज योर ट्रॉपिकल जोन, और जो एनर्जी डेफिसिट रीजन है, दीज आर द फ्रिजिड जोन, है ना। अब ये मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि इससे क्या होगा कि अर्थ पे जो विंड सिस्टम है ना वो डिसाइड होगा। यहां तक क्लियर है ना। दिस इज योर व्हाट आई वाज राइटिंग हियर, फ्रिजिड जोन था, और भूल गया मैं क्या लिख रहा था, क्या लिखो, पता नहीं, कुछ तो लिख रहे थे। क्या, ठीक है, आगे आ जाएगा। ये यहां तक क्लियर है ना। ठीक। ये एक सोलिस्टिस का डायग्राम है, हालांकि ये इस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आपको समझा देंगे, है ना इसको। हाँ, यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि अर्थ पे, है ना, हम लोग बोलते हैं कि अभी जैसे समर सीजन है, विंटर सीजन है, अगर अगर सपोज कि अर्थ अपने एक्सिस पे इंक्लाइंड नहीं होता, है ना, 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, अगर ये इंक्लाइंड नहीं होता तो क्या अर्थ पे जो रीजन में समर विंटर और ऐसे जो सीजन्स होते हैं, क्या वो होते क्या, नहीं होते, क्यों? देखो, इसके पीछे का रीजन है, देखो मेरा सवाल ये था, है ना, जो कि सपोज कि अर्थ जो है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ना, कि दिस इज योर इंक्लाइंड, ये अपने वर्टिकल से 23.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ, है ना, इस पे वेस्ट टू ईस्ट से घूम रहा है ना, सेम यहाँ पे भी दिस इज योर वर्टिकल एंड दिस इज द एक्चुअल एक्सिस ऑफ द अर्थ, है ना, 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, है ना, और इस पे एक्सिस पे अर्थ जो है सो घूम रहा है, सेम ऐसे ही, है ना, चारों पे ड्रॉ कर दो, सेम ऐसे ही, है ना, कि अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे इंक्लाइंड है और ये ऐसे अपने एक्सिस पे जो है सो रोटेट भी कर रहा है और सन के चारों तरफ है सो रिवॉल्यूशन भी कर रहा है, ठीक है। अगर सपोज कि अर्थ अपने एक्सिस पे इंक्लाइंड नहीं होता, सपोज अर्थ वाज नॉट इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस, तो देखो क्या होता, ये जो हाफ है, ये जो हाफ है, ये कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स में जो है सो सनलाइट को रिसीव करता 12 घंटे के लिए, और फिर 12 घंटे के लिए अंधेरा हो जाता। तो ये जो सीजनल पैटर्न जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करो, जैसे अभी पीक समर आने वाला है ना, समर के बाद फिर जब सन जो है दूसरे साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, तो फिर विंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज हमें देखने को नहीं मिलता। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि जो सीजन का जो पैटर्न है, इट इज मेनली ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ, है ना। इसके पीछे देखो, अब समझो कैसे। यहाँ पे अभी क्या है कि ये है सो समर सोल्स्टिस है, ये विंटर सोल्स्टिस है, इसका मतलब समझते हो, ये सब एग्जाम में कई बार डेट है जो पूछ लेता है, जैसे कि 21 जून है, योगा डे जो है ना, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे, है ना, आपको याद होगा, यूएन ने डिक्लेयर किया था, और इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी साहब, उनका कैंपेन था, है ना। तो सोल्स्टिस का मतलब होता है, सोल्स्टिस का मतलब होता है कि अगर समर सोल्स्टिस की बात करो, दैट मीन्स समर किसके रेस्पेक्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी जो है अर्थ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या, वहां पे भी गर्मी होगा, नहीं, वहां पे, है ना, विंटर है, ठीक है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, इट इज रिलेटेड टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को ऐसा क्या होगा, तो देखो, दिस इज योर, सपोज कि अगर हम लोग इक्वेटर ड्रॉ करें, है ना, सपोज दिस इज योर इक्वेटर है ना, दिस इज इक्वेटर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, यहाँ पे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। अब ये चीज नोटिस करना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम लोग 23.5 डिग्री ही क्यों लिखते हैं, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 23.5 डिग्री ही क्यों लिखते हैं, वाई, बिकॉज अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, है ना, ऑन 23.5 डिग्री। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब समर सोल्स्टिस है, समर सोल्स्टिस है, तो सन रेज जो होगा ना, इट विल बी वर्टिकल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, उस पे जो है सन का रेज उस दिन वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है। और वो लिमिट भी है, लिमिट का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आप किसी लैटिट्यूड पे हो, कहीं पे भी अर्थ पे खड़े हो, और अगर आप ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बीच में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में रहोगे, तो कभी ना कभी आपको सन जो है सो ओवरहेड दिखाई देगा। लेकिन अगर आप
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कहीं किसी पॉइंट पे हो या फिर कैप्रिकॉर्न के नीचे किसी पॉइंट पे हो, तो कभी भी आपको सन जो है वर्टिकल ऊपर नहीं दिखाई देगा, है ना, वो किसी एंगल पे दिखाई देगा, है ना, एंगल पे, कभी भी वर्टिकल सर पे नहीं आएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, है ना, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच वन कैन गेट द वर्टिकल सन रेज, वर्टिकल सन रेज, है ना। तो जब समर सोल्स्टिस होगा, समर सोल्स्टिस होगा, तो उस दिन क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना, जो डे का जो लेंथ होगा ना वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा, और जो नाइट होगा वो छोटा होगा। जैसे कि अभी देखो, अभी क्या नोटिस करते होगे, सुबह में कितने लोग उठते हो, कितने बजे उठते हो? 5 बजे, 5, 5:30 बजे। अगर कोई मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखता होगा तो मेरा डेली सुबह में सनराइज का फोटो लगा रहता है 5 बजे। अभी क्या है कि ऑलमोस्ट छत पे अगर जाते हैं, मतलब लाइट तो आ जाता है, लाइट मतलब 5 बजे के अराउंड आपको दिखेगा कि डिस्पर्स लाइट है, बट सन ऐसे नहीं दिखता है। लेकिन 5:15, 5:20 होते होते सन आपको राइज करता दिख जाएगा। तो क्या ये विंटर में भी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, विंटर में आपको 7 बजे, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा। तो समर जब होता है, समर्स में डे है सो लंबा होता है ना। शाम में अभी देखो 7 बजे तक आपको जो है थोड़ा बहुत, है ना, सनलाइट दिखता ही रहता है, भले जो है सनसेट हो चुका है बट आपको डिस्पर्स लाइट दिखता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो समर होता है उसमें सनलाइट जो है, जिस भी रीजन में समर होगा, ब्रॉड डे लाइट होगा, यानी कि डे लाइट का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा होगा, ब्रॉड होगा, 12 घंटे से ज्यादा होगा, और जो नाइट होगा वो छोटा होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जिस दिन आपको सन रहेगा वर्टिकल, तो आप ये कह सकते हो कि इस दिन पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो डे का जो लेंथ होगा सो मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ये अर्थ यहाँ से आगे मूव करेगा, है ना, आगे जब सपोज यहाँ पे अर्थ पहुंच गया, तो अब देखो ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस तो ऐसे ही था, एक्सिस तो ऐसे ही रहेगा, इंक्लाइंड एक्सिस रहेगा, इंक्लाइंड एक्सिस रहेगा। तो एक बात बताओ, ये जो फेस जो डायरेक्ट सन रेज रिसीव कर रहा था, अब ये क्या, इस वाले फेस में देखो, ये जो वर्टिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा था, अब वो टुवर्ड्स सन का जो वर्टिकल रेज है अब वो इक्वेटर पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इक्वेटर पे जो है आपको वर्टिकल सन रेज होगा, वर्टिकल सन रेज होगा। तो उस दिन क्या होगा कि पूरा जो लेंथ ऑफ द डे है और जो नाइट है वो एग्जैक्ट 12 घंटे का हो जाएगा, है ना। उसी को हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, ठीक है। फिर वापस अर्थ घूम के इधर पहुंच गया। तो देखो अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा, दिस इज योर विंटर सोल्स्टिस, जो कि दिसंबर में है ना, दिसंबर में। तो यहाँ पे जो नीचे वाला जो रीजन होगा, है ना, अब यहाँ पे मैक्सिमम आपको सनरेज जो है सो, है ना, पहुंचेगा, है ना, मैक्सिमम सनरेज वहां पे पहुंचेगा। फिर ये अर्थ घूम करके स्प्रिंग इक्विनॉक्स, तो ये डेट आप याद रखना, इसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे आगे वाले क्लास में। लेकिन ये डेट जो है कई बार आपसे एग्जाम में पीटी में से पूछ लेता है कि जो समर सोल्स्टिस होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो कौन से डेट को होता है, तो 21 जून को होगा, है ना। फिर ऑटम इक्विनॉक्स सितंबर में हो जाएगा, है ना। फिर विंटर सोल्स्टिस दिसंबर में हो जाएगा, है ना। और फिर स्प्रिंग जो है मार्च, 21 मार्च को होता है। तो ये 4 ऐसे पोजीशन है अर्थ में जहाँ पे लेंथ ऑफ डे एंड नाइट जो है सो वेरी करता है, और उसके हिसाब से ये सब चीज जो है सो बनाया गया, है ना। बट आज की क्लास का ये डिस्कशन ये नहीं है, इससे आगे का डिस्कशन इसको हम देखते हैं। हाँ, किसमें जीरो, जीरो शैडो डे मतलब हाँ, तो वर्टिक वो तो ओवर हेड हो जाएगा ना। हाँ हाँ, समर सॉल्स्टिस नहीं आएगा, समर सॉल्स्टिस नहीं आएगा। लेकिन वो भी कब, जीरो शैडो डे तब होगा जब आप एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो। अगर उससे थोड़ा भी लैटिट्यूड ऊपर नीचे हो तो शैडो बनेगा, है ना, शैडो बनेगा। बट अगर आप एग्जैक्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ पे अगर खड़े हो, तो उस दिन आपका वर्टिकल बिल्कुल ओवरहेड सनरेज होगा और नीचे कोई भी शैडो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ आपको मैं समझाता हूँ। जो है हम लोग आज बेसिकली प्रेशर विंड सिस्टम और उसके बारे में समझना चाहते हैं। सबसे पहले इसको समझो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो किस वजह से होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, वायु दाब जिसको बोलते हैं, वाई देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा की वजह से तो होगा ही, बट वाई, बिकॉज ऑफ द
मास, है ना, बिकॉज ऑफ द मास, मतलब इसके जो है वेट वेट लगेगा, और वेट की वजह से जो है फोर्स लगेगा। ऐसे समझो, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये जो है हमारा एटमोस्फेयर है ना, दिस इज एटमोस्फेयर। तो क्या एटमोस्फेयर जो है सो हमारा मासलेस है क्या? ऐसा तो नहीं है, मास है, गैस है, लेकिन मास तो है ना। तो सपोज कि एक वर्टिकल कॉलम हम ऐसे, है ना, एज्यूम करते हैं ना, सपोज कि एक वर्टिकल ट्यूब, एक है जो सिलिंड्रिकल ट्यूब, ऐसे एज्यूम करो, और इस पे, है ना, जो भी एटमोस्फेरिक जो भी एयर्स हैं, या फिर इसमें आप देखो तो मॉइस्चर भी हो सकते हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनका जो क्यूमुलेटिव वेट लगेगा ना इस वाले पॉइंट पे, इट विल बी कॉल्ड एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दैट पॉइंट। समझ गए? ठीक है, ये चीज समझे कि नहीं, कि प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, है ना, फोर्स बाय एरिया। तो अगर आप यूनिट एरिया लेते हो, है ना, यूनिट एरिया लेते हो, उस पर कितना फोर्स लगेगा वो वहां का प्रेशर बताएगा। और फोर्स क्या होता है? फोर्स बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एयर के मास पे, एयर पार्शल पे, सपोज दिस इज द एयर पार्शल ऑफ द कॉलम, एयर पार्शल, इसका जो वेट होगा, है ना, तो सपोज इसका वेट, मास जो है सो m है इंटू जी बाई एरिया, है ना, दिस विल बी द प्रेशर exerted on particular point on the earth, so that will be called as the atmospheric pressure। समझ में क्या? अब एक बात बताओ, हम लोग जनरली ये सभी जो चीजें आज की क्लास में जो पढ़ रहे हैं ना, इट इज रिलेटेड टू द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, है ना, जो हमारा अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, अर्थ का जो एटमोस्फेयर है, इसे कई सारे लेयर्स होते हैं, है ना, जिसको हम लोग सबसे आगे आने वाले क्लास में देखेंगे। जैसे कि सबसे जो नियरेस्ट जो अर्थ का जो एटमोस्फेयर का जो लेयर है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रोपोस्फेयर, है ना, ट्रोपोस्फेयर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेयर? व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेयर? देखो, ट्रोप, ये जो है ना, ट्रोपो का मतलब होता है किसी को, हाँ, कंचने वाला ट्रोपो की वजह से, वाई, ट्रोपो का मतलब होता है, आई थिंक वो ग्रीक ग्रीक वर्ड है, जिसमें इसका मतलब होता है चेंज, है ना। इट इज मेड फ्रॉम द वर्ड ट्रोपो, ग्रीक वर्ड है, एक बार आप चेक कर लेना, शायद ग्रीक है। इसका मतलब होता है चेंज, चेंज। अब चेंज क्या होता है? तो अर्थ के एटमोस्फेयर में जो सबसे ज्यादा वेदर चेंज होगा ना, वो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं पे आंधी आएगा, कहीं पे तूफान आएगा, कहीं पे थंडरस्टॉर्म आ जाएगा, कहीं पे ऐसे बर्फबारी हो जाएगा, कहीं पे बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हो जाएगा। दैट मीन्स कि ऑल द वेदर एलिमेंट्स, है ना, दे चेंज मैक्सिमम इन द ट्रोपोस्फेयर, है ना। तो ट्रोपो वर्ड से मतलब चेंज होता है। अब चूंकि ट्रोपोस्फेयर एक ऐसा लेयर है जो कि सबसे, जैसे अभी हम लोग रह रहे हैं, दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर, है ना, जो जो भी हम लोग बायोस्फेयर का जो पार्ट है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो सभी ट्रोपोस्फेयर में आ जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर में जो भी वेदर एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा चेंज होता है, इस वजह से इसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो लिख दो कि मैक्सिमम वेदर रिलेटेड चेंजेस हैपन इन ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, वेदर रिलेटेड चेंजेस, वेदर रिलेटेड चेंजेस अकर हियर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर एक और लेयर आएगा सब्सिक्वेंट, है ना, दूसरा लेयर आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड इज योर स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर का नाम स्ट्रेटोस्फेयर क्यों है? तो स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर्स, है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी ऐसे कई लेयर्स होते हैं, जैसे कि ओजोन लेयर, है ना, कई बार एग्जाम में आपसे पूछेगा कि ओजोन लेयर जो है सो अर्थ के एटमोस्फेयर के किस पार्ट में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। और ओजोन लेयर का काम क्या होता है? यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना, अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करना। तो वो जो है सो स्ट्रेटोस्फेयर में होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेयर आता है, दैट इज योर मेसोस्फेयर, 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 मेसोस्फेयर। ये सभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसका डिटेल मैं आपको लिखवा दूंगा, है ना, आगे आने वाले क्लास में। बस अभी समझ लो, एक क्योंकि ये एयर पार्सल का बात किया, इसलिए ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, मेसोस्फेयर। ठीक है, मेसोस्फेयर का नाम क्यों है? तो मेसो मतलब होता है इंटरमीडिएट, है ना। मेसो वर्ड्स जो भी होता है जनरली, उसका मतलब होता है इंटरमीडिएट। तो इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द इनर एटमोस्फेयर एंड द आउटर एटमोस्फेयर, इस वजह से इसको मेसोस्फेयर बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो है, जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है, जो मेटर्स होते हैं ना, मेटियोर्स,
वो मेसोस्फीयर में होता है। ठीक है, मेटेओर्स क्या होता है तो समझो। सपोज कि एक कोई जो हमारे अर्थ के जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, सपोज कि आउटर स्पेस से कोई डेब्रीज जो है वो अट्रैक्ट होकर ग्रेविटी के कारण आ गया, है ना, एस्ट्रॉइड्स जिसको बोलते हैं। सपोज कि कोई एस्ट्रॉइड जो है ना, एस्ट्रॉइड जो है सो अर्थ के ग्रेविटी की वजह से पुल करके और अर्थ की तरफ सपोज कि आना शुरू हुआ। अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता, ये तो सीधा आके हिट करता ना सरफेस पे, है ना, बहुत ज्यादा स्पीड से हिट करता, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता, है ना। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी इस चीज से प्रोटेक्ट करता है। कैसे? तो ये जो एस्ट्रॉइड है ना, ये जब अर्थ के ग्रेविटेशन पुल की वजह से जब एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा, फ्रिक्शन, घर्षण। उसके वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये बर्न हो जाएगा, है ना। टूटता हुआ तारा आप देखते होगे रात में, है ना, छत पे होगे एकदम से दिखा रहे ऐसा कुछ फ्लैश टाइप क्रॉस कर गया, है ना। दैट इज बेसिकली योर मेटियोर्स। तो मेटियोर्स बर्न कहाँ पे होते हैं? मेसोस्फेयर में। मेसोस्फेयर में बर्न बर्न होता है। इसके ऊपर वाले पार्ट में बर्न क्यों नहीं होता है? तो इसके ऊपर वाले पार्ट में एटमॉस्फेयर में एयर का डेंसिटी बहुत कम हो जाता है ना। हवा का जो डेंसिटी है, घनत्व है, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करोगे तो डेंसिटी कम होता जाता है ना, एयर का डेंसिटी, घनत्व। इसके वजह से यहाँ पे उतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग पाता है किसी भी एस्ट्रॉइड्स के ऊपर, और उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो पाएगा और वो बर्न नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मेसोस्फीयर पहुंचेगा तो मेसोस्फीयर हैज गॉट द एडिक्वेट डेंसिटी, है ना, और उसके वजह से जो है वहां पे फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग होगा और हीट की वजह से वो जल जाएगा, है ना। तो बहुत लोग है ना शूटिंग स्टार को देख करके ऐसा कुछ विश मांग लेते हैं ना, विशिंग स्टार, है ना, काश मेरा ये विश पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए। तो वो यही है। तो मेटियोर्स जो है बेसिकली, है ना, मेसोस्फेयर में ही आता है। तो याद रख लो, एम से मेसोस्फेयर है और एम से मेटियोर्स है। ठीक है। अब सपोज कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका साइज काफी बड़ा हो, कुछ बड़ा एस्ट्रॉइड हो, इतना फ्रिक्शन जनरेट ना कर पाए कि वो कंप्लीटली बर्न आउट हो। तो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आकर के छोटा सा पार्ट उसका हिट कर जाएगा अर्थ के सरफेस पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटोराइट्स बोलेंगे, मेटोराइट्स। समझ आ गया? तो ऐसा भी कई बार होता है कि अगर सपोज कि वो कुछ बड़ा साइज का ऐसा हुआ कि कंप्लीट बर्न आउट नहीं हो पाएगा तो अर्थ के सरफेस पे आके हिट कर जाएगा, मेटोराइट्स हो जाएगा। और अगर कहीं पे भी मेटोराइट्स अगर ड्रॉप होता है तो ये साइंटिफिक कम्युनिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आउटर स्पेस से आया हुआ एक रॉक है, उसको जब आप स्टडी करोगे तो अर्थ का जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था या फिर रॉक जो कंपोजिशन था उसको भी आप जान सकते हो ऐसे मेटोराइट्स को स्टडी कर। समझ में आ गया? ये हो गया। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं ना, जो भी विंड सिस्टम और जो प्रेशर, इसके बाद ऊपर में थर्मोस्फेयर है ना, थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है ना। एक्सोस्फेयर का जो अगर आप देखो हाइट, जो सबसे बाहर का जो लेयर है एटमोस्फेयर का, एक्सोस्फेयर, 10,000 किलोमीटर उसका जो है सो हाइट। सेटेलाइट्स जो है, जो हाई ऑर्बिट सेटेलाइट्स हैं वो सब वहां पे रहेंगे। बट अगर आप लो ऑर्बिट सेटेलाइट्स की बात करो तो ये सभी मेसो में और थर्मो में भी रहते हैं, जो लो ऑर्बिट सेटेलाइट है ना, उसमें भी रहते हैं। तो एक्सोस्फेयर जो है बेसिकली इसका जो अगर आप हाइट देखो तो 10,000 किलोमीटर है, 10,000 किलोमीटर। ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर अर्थ एटमोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसके बाद क्या है, इसके बाद ऐसा आउटर स्पेस है और वहां पे आपके एयर पार्टिकल्स और ये सभी जो है प्रेजेंट नहीं होगा। तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, वो बिल्कुल ओपन स्पेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक एटमोस्फेरिक प्रेशर का मतलब समझ में आ गया कि जो भी एक एयर कॉलम होगा और यूनिट एरिया पे उसका कितना वेट जो है सो लग रहा होगा, इसके वजह से उसको हम लोग प्रेशर बोलेंगे। अब सपोज कि हम लोग हाइट हाइट पे जाते, सपोज, है ना, अगर यहाँ से हाइट पे गए तो क्या आपने देखा कि एयर कॉलम जो है अब सिर्फ इतना का ही वेट जो है सो कंसिडर किया जाएगा? तो क्या हाइट के साथ आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा कि नहीं? डिक्रीज होगा। इसी वजह से जब आप हिली एरियाज में या फिर माउंटेन्स पे जाते हो, जो कि हमारे सी लेवल के कंपेरिजन में हाइट पे होता है, तो वहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। और उसके वजह से जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो हमारा जो एयर है उसका डेंसिटी भी कम होगा, और उसके वजह से वहां पे आप देखें तो जो ब्रीदिंग इश्यूज हैं, है ना, वो सभी चीज हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स, व्हाट आर आइसोबार्स?
Isobars are the lines which denote the same atmospheric pressure, है ना, same atmospheric pressure, same pressure, same pressure, same pressure, है ना। सपोज कि जैसे इंडिया का एग्जांपल लो, अगर क्या आइसोबार्स बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा क्या? प्रैक्टिकली स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। वाई? बिकॉज जो टेरेन है ना, टेरेन है वो इवन नहीं है, अनइवन टेरेन है। कहीं पे हिल आ जाएगा, कहीं पे वाटर बॉडीज आ जाएगा, फिर कहीं पे प्लेन आ जाएगा। तो सपोज कि आप जो है 1 पास्कल है ना, या फिर अगर सपोज कि 100 मिली बार, अगर सपोज कि आप 100 मिली बार के प्रेशर पॉइंट्स को सपोज कि आप, है ना, उस पर मॉनिटर करो कि अच्छा ये पॉइंट्स पे जो है सो 100 मिली बार प्रेशर है ना, और इसके आसपास जो है उसके ऊपर नीचे जाओगे तो चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे मिला दोगे ना, इट विल बी कॉल्ड एज द आइसोबार। समझ में आ गया? आइसोबार का मतलब कि आइसोबार मतलब कि ऐसे पॉइंट्स जिसपे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या फिर सेम प्रेशर हो, अगर आप उसको ज्वाइन कर दोगे तो उसको आइसोबार कहेंगे। जनरली ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। वाई? बिकॉज अनइवन ट्रेन के वजह से, अनइवन ट्रेन की वजह से। ठीक है। अब आइसोबार क्यों बताया? आइसोबार इसलिए बताए क्योंकि जब आप आइसोबार को समझोगे तो उसके बाद आप प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को आप समझ सकते हो, पीजीएफ, है ना, पीजीएफ, पीजी, है ना, पीजीएफ इज कॉल्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। वाई पीजीएफ? दिस फोर्स इज responsible for the origination of winds. This force is responsible for the origination of winds. ठीक है? This force is responsible, this force is responsible for the origination of winds, for the origination, for the origination of winds. ठीक है? अब winds क्या होता है? What are winds? हवा तो एयर हो गया, पवन, है ना, किसी भी डायरेक्शन में। हाँ, तो विंड्स बेसिकली, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये भी हो सकता है ना कि अर्थ के सरफेस पे हाई प्रेशर है, ऊपर में लो प्रेशर है, तो यहाँ पे जो मूव करेगा इसको हम लोग विंड्स बोलेंगे क्या? नहीं, ये करंट होगा। अगर अगर एयर का मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो उसको करंट बोलते हैं। ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा तो उसको विंड्स बोलते हैं। ठीक है। विंड्स आर द मूवमेंट ऑफ एयर इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। winds are the movement of air, are the movement of air, movement of air in horizontal direction, horizontal direction, horizontal direction, horizontal direction। ठीक है। अब यहाँ पे लिखो कि winds blow from high pressure region to low pressure region, है ना, winds blow from high pressure region to low pressure region, winds blow from high pressure region, high pressure to low pressure region, टू लो प्रेशर रीजन। सभी जगह पूरा का पूरा फिजिक्स जो है सो काम करेगा। लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन। ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब, अब देखो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? हाँ, चेंज, है ना। तो सपोज कि एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, है ना, दो समझो, दो केस, है ना, दिस इज योर फर्स्ट केस एंड दिस इज योर सेकंड केस, है ना। सपोज कि जो आइसोबार्स हैं, आइसोबार्स, है ना, ये क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड है। इसका मतलब कि सपोज कि बहुत कम डिस्टेंस पे जो है सो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है।
दूसरा एग्जांपल लो कि एक आइसोबार यहाँ पे है और एक यूनिट चेंज होने का जो डिस्टेंस है कुछ ऐसा है, फिर एक यूनिट चेंज जो होगा प्रेशर ड्रॉप, समझो कि ये 1000 मिली बार है, सपोज 1000 मिली बार है ना, और इसको 100 ड्रॉप कर दो, सपोज कि इसको 900 कर दो मिली बार, है ना, और ये 800 मिली बार, 800 मिली बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 1000 था, ये 900 है, ये 800 है, ये 700 है, ये 600 है। तो बताओ कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है सो केस ए में ज्यादा होगा, केस टू में ज्यादा होगा? टू में नहीं, पहला वाले केस। प्रेशर प्रेशर जितना जल्दी जल्दी ड्रॉप होगा ना, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, समझ गया? यानी कि आप समझो कि 100 से 900 आने में ग्रेजुअल चेंज हो रहा है ना, ग्रेजुअल ड्रॉप हो रहा है ना, काफी टाइम के साथ ड्रॉप हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो पीजीएफ का जो वैल्यू होगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वो कम होगा। और यहाँ पे देखो कि बहुत जल्दी जल्दी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे जो एयर होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि विंड का वेलोसिटी ज्यादा किस में होगा? पहले वाले, है ना, पहले वाले। दूसरे में कैसे ज्यादा होगा? पहला वाले, है ना। यहाँ पे क्या है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, क्लोजली पैक्ड आइसोबार्स exerts exerts more gradient force, exerts exerts more gradient force. Therefore wind will have high velocity, है ना, it will cause high velocity winds, high velocity winds, समझ में आ गया? हाई वेलोसिटी winds। तो अगर कहीं पे भी, अगर आप देखो जो साइक्लोनिक कंडीशंस या फिर उसको जो मैप किया जाता है ना, जैसे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर बे ऑफ बंगाल के साइक्लोनिक प्रेडिक्शंस को अगर वो मेजर करता है तो क्या करता है, आइसोबार्स को वो देखता है, आइसोबार्स को देखता है कि कितना क्लोजली वो आइसोबार्स जो है सो ड्रॉप हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके वजह से वो साइक्लोन्स के इंटेंसिटी को और उसके सिविरिटी को प्रेडिक्ट कर सकता है, समझ में गया? तो जो भी मैप आप देखो, अगर साइक्लोनिक कंडीशंस का मैप आपको दिखाई देगा तो उसमें आइसोबार्स के जो लाइंस है ना वो सर्कल सर्कल हो जाते हैं, उसमें आइसोबार्स सर्कल हो जाते हैं, जो कि साइक्लोनिक कंडीशंस का इंडिकेशन भी होता है ना? इसका अपोजिट हो जाएगा इधर, है ना, तो आप उसको लिख सकते हो अपोजिट है, अपोजिट केस है कि अगर आइसोबार्स जो है, अगर उनके बीच का गैप अगर ज्यादा है तो इट मीन्स कि द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विल बी लो एंड द रिजल्टेंट विंड विल हैव लो वेलोसिटी। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया? पीजीएफ, है ना, ये यूपीएससी में पीटी में ऐसा कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्योग्राफी में पूछता है, तो वहां पे पूछ सकता है। बीपीएससी का एग्जाम दोगे तो शायद वहां पे ये नहीं पूछे, लेकिन यूपीएससी में पूछ सकते, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो ये तो समझ में आ गया ना कि सपोज कि एक हाई प्रेशर जोन है और एक लो प्रेशर जोन है, तो यहाँ पे विंड का जो डायरेक्शन है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे आगे कि हाई प्रेशर जोन बनता क्यों है और लो प्रेशर जोन बनता क्यों, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखते हैं कि हाउ दीज हाई प्रेशर जोन्स एंड लो प्रेशर जोन्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर इन द ट्रोपोस्फेयर, इन द ट्रोपोस्फेयर। देख, लो प्रेशर जोन की बात करो सबसे पहले, लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि सपोज ये अर्थ का सरफेस है ना, ये जो फ्लोर है ये अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पे जो है सोलर इंसोलेशन जो है सो पहुंच रहा है ना। एक पॉइंट और याद रखो कि एटमॉस्फेयर जो है ना, एटमॉस्फेयर इट इज हीटेड फ्रॉम बिलो, है ना। ये कॉन्सेप्ट है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में, बट यहाँ पे समझो कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना ये कैसे गर्म होता है। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। जब शॉर्ट वेव रेडिएशन आएगा तो अर्थ के सरफेस को और वाटर बॉडीज को, यानी कि जो हमारा लिथोस्फेयर है इसको गर्म करता है, ठीक है। जब लिथोस्फेयर गर्म हो जाएगा तो वो हीट को रिलीज करता है, तो जब वो हीट को रिलीज करेगा तो नीचे से एयर जो है सो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ गया? तो वो जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसको बोलते हैं, है ना। ये सभी आगे पढ़ाएंगे बट अभी बस समझो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसको ऐसे समझो, सपोज दिस इज योर अर्थ,
यहाँ पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन आएगा, इनकमिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इसके वजह से लिथोस्फीयर जो है ये सभी वार्म होगा, और ये जब वापस हीट रेडिएट करेगा ना, हीट रेडिएट करेगा, इट इज कॉल्ड एज, है ना, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन। लॉन्ग वेव का मतलब इसका जो है वेवलेंथ ज्यादा होगा, है ना, मोड वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ जो है सो ज्यादा है, मोर है। और जो इनकमिंग होता है ये शॉर्ट वेवलेंथ होता है, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पे जो है, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा एयर होगा, जो कि अर्थ के सरफेस पे जो कि सबसे ज्यादा गर्म हो चुका है, उसके जो नियर का जो एयर होगा वो गर्म होगा, है ना, गर्म होगा। तो उसके वजह से क्या होगा, क्या वो गर्म होने की वजह से इसका जो है सो डेंसिटी कम होगा कि नहीं, कोई भी चीज को आप हीट करते हो तो उसका डेंसिटी कम होगा, जब डेंसिटी कम होगा तो क्या वो बायोन्ट होगा कि नहीं, बायोन्ट होगा मतलब कि ऊपर की तरफ टेंडेंसी राइज करेगा कि नहीं, तो वो एयर जो है सो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा, है ना। तो अगर किसी रीजन से सपोज कि यहाँ पे फ्लोर पे सपोज कि नीचे से जो है हीटिंग हो रहा है, और यहाँ का जो एयर है वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ राइज करेंगे, तो क्या इस वाले रीजन में एक लो प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं। लो प्रेशर मतलब कि वहां से एयर है सो डिस्प्लेस हो रहा है, वहां से एयर जो है सो हट रहा है ना, तो वो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ऐसा जो, ये बताओ कि जो लो प्रेशर जोन होगा वो इक्वेटर वाले रीजन में होगा या फिर पोलर रीजन में होगा, कहाँ पे होगा, क्यों। इक्वेटर पे ज्यादा सनलाइट है, ज्यादा हीटिंग है, ज्यादा हीटिंग है तो एयर ज्यादा वार्म होगा, जब एयर ज्यादा वार्म होगा तो ज्यादा राइज करेगा, दैट मीन्स कि वहां पे एक लो प्रेशर जोन है सो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा अर्थ का जो पोल है, पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, वहां पे तो टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर है, तो क्या वहां का एयर जो है सो बहुत ज्यादा ठंडा है कि नहीं। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडा है तो क्या उसका डेंसिटी ज्यादा होगा कि नहीं, जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या वो प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करेगा कि नहीं, यानी ये कोई भारी चीज है, पानी है, पानी पी लो। अगर किसी चीज का डेंसिटी ज्यादा है तो वो वहां पे प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करेगा, है ना। तो पोलर रीजन विल हैव हाई प्रेशर और इक्वेटोरियल रीजन विल हैव लो प्रेशर, यहां तक समझ में आ गया, है ना। तो अगर आप देखो लो प्रेशर जोन कहां पे होगा, है ना, इन द ट्रॉपिकल रीजन, इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। अच्छा एक बात बताओ, अगर ट्रॉपिकल रीजन्स में लो प्रेशर है तो क्या टेम्परेट रीजन में या फिर सब पोलर रीजन में लो प्रेशर कभी क्रिएट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मतलब पूछ रहे हैं, वो बताएंगे कि क्या है। आप जो है इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो, इक्वेटर पे तो समझ में आ गया कि चूंकि सनलाइट ज्यादा है, हीटिंग ज्यादा है, तो लो प्रेशर क्रिएट होगी। पोल पे ये भी समझ में आता है कि पोल जो है काफी ठंडा जगह है और वहां पे जो है एयर बहुत ठंडा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, तो वहां पे हाई प्रेशर होगा। क्या ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में कहीं पे फिर से लो प्रेशर ऐसा कुछ बनेगा क्या, कहाँ पे बनता है। बता देते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमने डिस्कस किया ना, ट्रॉपिकल रीजन्स, ये है सो थर्मली इंड्यूस्ड है, थर्मली इंड्यूस्ड, थर्मल इंड्यूस्ड, थर्मल इंड्यूस्ड लो प्रेशर हीट की वजह से हो रहा है ना। लेकिन अर्थ के सरफेस पे कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे लो प्रेशर जो है सो अर्थ के रोटेशन की वजह से, विंड्स के मूवमेंट की वजह से क्रिएट हो सकता है, उसको हम लोग डायनामिकली इंड्यूस्ड बोलते हैं, डायनामिकली इंड्यूस्ड, है ना, वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। चलो एक डायग्राम से समझते हैं, है ना, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसको आप चाहो तो ड्रॉ कर लेना, है ना, इसको ड्रॉ कर लेना, सब समझ में आ जाएगा, है ना। एटमॉस्फेयर का सर्कुलेशन किधर, क्या ट्रेड विंड्स किसको कहते हैं, वेस्टर्लीज किसको कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहाँ पे होता है, इस वाले डायग्राम में सब आपको मिल जाएगा, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स कहाँ पे बनते हैं, इस सिंगल डायग्राम में मिलेगा। वो आपको एनसीईआरटी में बस एक डायग्राम दे दिया है, बट समझ में नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे सब समझ आओ, ठीक है। सपोज कि दिस इज योर इक्वेटर ना, ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, इसको आप अपने उसमें ड्रॉ कर लेना। दिस इज योर नॉर्थ पोल,
है ना, एन लिखते हैं, नॉर्थ पोल है 90 डिग्री लैटिट्यूड पे नॉर्थ पे, एंड दिस इज योर साउथ पोल, एस लिखते हैं साउथ पोल। ठीक है, कितना पे है, तो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इक्वेटर कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है ना। तो इक्वेटर के 0 डिग्री पे इसके दोनों तरफ 10 डिग्री और 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, दिस इज 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, है ना। अगर ये किसी को ये डायग्राम समझने में दिक्कत हो रहा हो तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि सपोज दिस इज योर अर्थ, दिस इज द इक्वेटर, है ना, इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, है ना। तो यहाँ पे एक 10 डिग्री का जो है सो ऐसे, है ना, ये जो बेल्ट मैंने बताया ये वाला, तो ये वाला रीजन क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब जो है सूरज जो है यहाँ पे सपोज सन, सबसे ज्यादा इंसोलेशन हमने देखा कि ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आएगा, है ना। तो क्या इक्वेटर वाले रीजन में जो है सबसे ज्यादा गर्मी होगा कि नहीं, वो सोलर रेडिएशन, तो क्या उसके वजह से यहाँ का जो एयर है वो वार्म होके राइज करेगा कि नहीं, राइज करेगा। तो चलो यहाँ से एयर को राइज करा दो ऐसे, ठीक है, एयर को राइज करा दो। अब एक बात बताओ, ये जो एयर राइज किया, ये क्या इतना ज्यादा हीट हो गया कि बिल्कुल एक्सोस्फीयर को पार करते हुए आउटर स्पेस में चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एज वी मूव अप जो है सो टेम्परेचर कम होते जाता है एटमोस्फेयर, तो ये जो गर्म हवा है ऊपर जैसे जैसे मूव करेगा ठंडा होता जाएगा, है ना, ठंडा होता जाएगा। दैट मीन्स कि वो अपने एनर्जी को है सो लूज कर रहा है, एनर्जी को लूज करेगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है आप देखो, जो ट्रोपो, ये सभी कहाँ पे हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है ना। ट्रोपोस्फेयर का एक लिमिट होता है ना, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, इट इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोपॉज बोलते हैं, ट्रोपोपॉज, 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 है ना। जनरली आपको ये अगर आप ये इंक्लाइंड मैंने आपको दिखाया है ना, ये बिल्कुल पैरेलल नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि जो ट्रोपोपॉज होता है ये इक्वेटर पे हाइट ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर के अराउंड होगा ट्रोपोपॉज। लेकिन जो पोलर रीजन्स होंगे वहां पे कम होता है, 7-8 किलोमीटर जनरली रहता है। वाई? बिकॉज ट्रोपोपॉज इज द एंड ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से क्योंकि इक्वेटर पे चूंकि सबसे ज्यादा इंसोलेशन है, तो एयर जो है सो, है ना, सबसे ज्यादा कहां तक मूव करेगा, ट्रोपोपॉज तक मूव करेगा, और ये हाइट है सो ज्यादा होगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप पोलर रीजन्स में जाओगे तो जो वेदर एक्टिविटीज है, जो मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर का मतलब ही यही होता है कि जो चेंजेस वेदर एलिमेंट्स में चेंजेस वो पोल रीजन में कम हो रहा है, वहां पे हीटिंग नहीं है ना। इस वजह से जो ट्रोपोपॉज होगा वो स्लैंट होता है, स्लैंट। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछे, स्टेटमेंट दिया जाए, है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ट्रोपोपॉज। पहला स्टेटमेंट है द हाइट ऑफ द ट्रोपोपॉज इज मैक्सिमम एट पोल्स। दूसरा स्टेटमेंट है ट्रोपोस्फेयर इज द लिमिट ऑफ ट्रोपोपॉज इज द लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला कि दूसरा? सेकंड वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पे उसका हाइट ज्यादा होगा, नॉट एट द पोल्स। ट्रोपोपॉज का हाइट इक्वेटर पे क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शन ज्यादा हो रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इज मैक्सिमम, इसीलिए ट्रोपोपॉज का हाइट सबसे ज्यादा होगा। अब देखो, तो ये जो विंड जो राइज करेगा ना, ये ऐसे मूव करेगा, ठंडा हो रहा है। अब ये विंड जो है सो, विंड नहीं, करंट इसको बोलते हैं ना, वर्टिकल अगर एयर का मूव होगा उसको करंट बोलते हैं। तो अब ये जो एयर करंट है, अब ये ठंडा होकर के, अगर किसी भी चीज का, अगर सपोज कि आप टेम्परेचर ड्रॉप करते हो, है ना, बिल्कुल ऑनलाइन भी सही जवाब दिया, अगर कोई भी चीज अगर ठंडा होगा तो क्या वो डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं? डेंसिटी बढ़ेगा, तो क्या वो भारी होकर के उसका नीचे सिंक करने का टेंडेंसी होगा कि नहीं? सिंक करेगा। क्या दोनों हेमिस्फेयर में सेम ऐसा होगा कि नहीं? दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज योर साउदर्न हेमिस्फेयर। तो एक बात बताओ, ये जो रीजन है, एक रीजन है, सपोज दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, और ऊपर से जो एयर है सो नीचे सिंक कर रहा है, बैठ रहा है,
ऊपर से ज्यादा एयर यहाँ पे आके बैठ रहा है, तो क्या यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं? करेगा ना। सो दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। समझ में आ गया? दिस इज योर, और कहाँ पे होता है? तो इट इज अबाउट 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना। सेम वैसे ही इधर भी 30 से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास में ये जो एयर पार्सल जो राइज किया इक्वेटर वाले रीजन से, ऊपर जाकर के ठंडा होगा, ठंडा होकर के नीचे डेंसिटी बढ़ेगा, और जब नीचे ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट कर देगा, हाई प्रेशर बेल्ट। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेटर पे है सो लो प्रेशर जोन था, लो, यहाँ पे हाई प्रेशर यानी कि, और ये सब ट्रॉपिकल इसको बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल मतलब कि ट्रॉपिकल मतलब कि इक्वेटर के पास या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का एरिया। अब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा और ऊपर गए तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं ना। तो इट विल बी कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। समझ में गया? यहां तक क्लियर है ना? हाई प्रेशर, यस। सो दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या ये दोनों हेमिस्फेयर में सेम ऐसा बनेगा कि नहीं? बनेगा। अब एक बात बताओ, यहां से जो विंड जो यहां से जो सॉरी एयर जो राइज कर रहा था और एक लूप बना करके पहुंच रहा था, तो क्या यहाँ पे एयर फिल करने के लिए पहुंचेगा कि नहीं? है ना। और अभी हमने पढ़ा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक ग्रेडियंट फोर्स लगता है, तो क्या यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है सो लगेगा कि नहीं? फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, पीजीएफ लगेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पे विंड जो है सो फ्लो कर जाएगा, विंड जो है सो फ्लो कर जाएगा, और इस विंड को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स, है ना। व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स यही है। नाम सुना होगा ना ट्रेड विंड्स का, बचपन में कभी ना कभी तो बहुत लोग पढ़े होंगे कि ट्रेड विंड्स जो होते हैं, ट्रेड विंड्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, है ना। ये भी ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन। इसका नाम ट्रेड विंड्स क्यों है? तो हम्म, पहले, अभी तो जहाज पे आप देखो तो मॉडर्न इंजन ये सभी आ गए हैं। पहले क्या होता था? सेल्स होता था, है ना। तो आप वो देखते हो ना, ऐसा कुछ पर्दा टाइप का लगा के बड़ा सा रखते हैं और उसको एडजस्ट करते रहते हैं। तो पहले जो पुराने समय में जो लोग जहाज पे जाते थे, वो हवा के ही डायरेक्शन पे जो है अपने सेल्स पे उस पे फोर्स को अप्लाई करके और जहाज को आगे मूव करवाते थे। तो ये जो ट्रेड विंड्स था ना, ये मतलब बहुत सपोर्ट करता था इंटरनेशनल ट्रेड को थ्रू द मेरीटाइम रीजन। इस वजह से इस विंड का नाम ही रख दिया गया ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। समझ में आ गया? ये हो गया। ये क्लियर है कि नहीं? तो ये एक सेल बन रहा होगा, है ना, कंप्लीट सेल। ऐसे हवा उठा, फिर इधर ठंडा होकर फिर ऐसे ट्रेड विंड से यहाँ पहुंचा, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे सेम इसी तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेडलेस सेल। दिस इज कॉल्ड एज द हेडलेस सेल। ठीक है, हेडलेस सेल, दिस इज कॉल्ड एज द हेडलेस सेल। HADLEY, हेडले सेल, हेडले सेल। इधर भी हेडले सेल। हेडले एक जो है ज्योग्राफर थे, और उन्होंने इस पैटर्न को जो है स्टडी किया, तो उन्हीं के नाम से जो है वो सेल का नाम ही लिख दिया है, हेडले सेल। समझ में गया? हेडले सेल, हेडले सेल, दिस इज योर हेडले सेल। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है सो विंड फ्लो करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रेड विंड्स। एग्जाम में पूछता है ट्रेड विंड्स कहाँ पे है, कौन से रीजन में है, याद रखना। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो कि 30 से 35 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, या फिर 30 से 35 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है, उसके आसपास ऊपर से एयर सिंक करेगा और वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट जो है सो बन जाएगा। ठीक है। अब देखो थोड़ा और इधर आते हैं। यहां से जो विंड होगा ना, एक पार्ट इधर की तरफ भी मूव करता है। ठीक है, मूव करेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, है ना, वेस्टर्लीज, वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स। ठीक है, दोनों तरफ ना, दिस विल बी कॉल्ड एज द वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। यहाँ पे भी वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्यों इसको बोलते हैं? तो इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसा लगता है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। समझ में आ गया? वेस्ट से ईस्ट की तरफ डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं।
अब क्या होगा, है ना, ये वाला पार्ट जो है सो राइज करता है। क्यों राइज करेगा, अभी दिखा देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे मैंने आपको तीन सेल बताया, तीन सेल बताया। तीन सेल क्यों है, देखो, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। क्या यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है? तो क्या यहाँ का जो एयर होगा सरफेस पे वो बहुत ठंडा होगा कि नहीं, क्योंकि नीचे पूरा जो है सो आइस है, स्नो है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंडा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा। और अर्थ अपने एक्सिस पे है सो रोटेट करता है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो क्या यहाँ पे जो एयर है, क्या उसको अर्थ जो है सो पोल से इक्वेटर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा कि नहीं, ड्यू टू इट्स रोटेशन, ड्यू टू इट्स रोटेशन, है ना, रोटेशन की वजह से। तो यहां से क्या होता है कि पोल से एक पोलर स्टर्लीज जो है सो हवा हमेशा टुवर्ड्स, है ना, इसका तो मन हुआ कि हम इक्वेटर पे पहुंच जाए, है ना, पोलर स्टर्लीज जो है सो आता है, पोलर स्टर्लीज, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पोलर स्टर्लीज आता है, पोलर स्टर्लीज। स्टर्लीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है ना, स्टर्लीज। पोलर स्टर्लीज जब आएगा, ये काफी ठंडा हवा होगा, बहुत ज्यादा ठंडा हवा होगा। और ये वेस्टर्लीज, ये तो सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। तो वेस्टर्लीज और इसके बीच में है सो थर्मल कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं। एक तो काफी ठंडा हवा, बर्फीली हवा, जो कि पोल वाले रीजन से आ रहा है, ये आगे इधर क्यों मूव कर रहा है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इधर से एक वेस्टर्लीज है सो जा रहा है, वेस्टर्लीज का ओरिजिन देखो तो सब ट्रॉपिकल रीजन में है ना, पोलर रीजन तो नहीं है। तो क्या ये इसके कंपेरिजन में गर्म होगा कि नहीं। तो जब कोई कोल्ड विंड है और एक वार्म विंड है, जब दोनों मीट करेगा, तो क्या वार्म को राइज कराएगा कि नहीं। तो देयर फोर यहाँ पे एयर जो है सो कन्वर्ज करके और राइज कर जाता है, राइज कर जाएगा, है ना। तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, जैसे जो लो प्रेशर जोन। तो इसको क्या बोलते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और कहां पे होता है, तो 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास, 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही सेल बना लो ऐसे करके। और चूंकि सारे विंड, सारे एयर जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो एक सेल की तरह ऑपरेट होने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज योर पोलर सेल, इट इज कॉल्ड एज द पोलर सेल। दिस इज कॉल्ड एज द फेरल सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फेरल सेल, क्योंकि साइंटिस्ट जो है फेरल, उसने इसको डिस्कवर किया कि वेस्टर्लीज जो है इधर से मीट करेगा, पोलर स्टर्लीज से मीट करेगा, और वहां पे एक लो प्रेशर बेल्ट है सब क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज योर लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर, सब पोलर है, सब पोलर का मतलब इट इज नॉट ऑन द पोल बट, है ना, फार अवे फ्रॉम द पोल, इस वजह से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोल देंगे। ठीक है, आप जो है अपने एग्जाम, सॉरी, ऐसे बुक्स, बेसिक बुक्स में या फिर ऐसे भी पढ़े होंगे कि जो हमारा हिमालयाज है वो हमें ठंडी हवाओं से जो है सो प्रोटेक्ट करता है ना। तो वो जो ठंडी हवाओं को जो जिक्र होता है वो कौन सा हवा है, कि पोलर स्टर्लीज, समझा गया। तो पोलर स्टर्लीज जो है, जिसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है, पोलर रीजन में है, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा होगा, है ना, इसका टेम्परेचर देखो तो बहुत ठंडा होगा। अगर ये हमारे इंडिया में अगर हिमालयाज ना हो और प्लेन में पहुंच जाए, तो यहाँ पे भी विंटर में, जैसा साइबेरिया में जो लोग या फिर रसिया में ऊपर के पार्ट में जो वो मोटा मोटा कपड़ा पहन के घूमते हैं ना, वैसा टाइप का सीन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो हिमालयाज बेसिकली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज पोलर स्टर्लीज, समझ गया। तो दिस इज योर फेडरल सेल, फेडरल सेल, ये सभी 11th एनसीईआरटी में बस नाम लिख दिया है, हेडलेस सेल, फेडरल सेल, और एक दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा वहां, है ना, इसलिए समझ लो। पोलर सेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर सेल, समझ में आ गया, हेडलेस सेल, फेडरल सेल और पोलर सेल। चलो एक क्विक रिवीजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज वो कौन से सेल का हिस्सा है, फेडरल सेल का हिस्सा है। अगर ये पूछा जाए कि ट्रेड विंड्स कौन से सेल का हिस्सा है, हेडलेस सेल का। और पोलर स्टर्लीज जाहिर सा बात है पोलर सेल का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, चलो, आपने पढ़ा होगा या फिर नाम सुना होगा जेट स्ट्रीम्स के बारे में, जेट स्ट्रीम्स।
जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं बेसिकली? जेट स्ट्रीम्स आर अपर एयर सर्कुलेशन, यानी कि ये जितना भी बात बोल रहे हैं सभी ट्रोपोस्फीयर के पर्सपेक्टिव है ना। तो ट्रोपोस्फीयर का जो ऊपर का एरिया है ना, वहां पे कुछ ऐसे जेट स्ट्रीम्स पाए जाते हैं। जेट मतलब हवाई जहाज, है ना, हवाई जहाज। हुआ क्या था, जेट स्ट्रीम्स को डिस्कवर ऐसे किया गया था, जेट स्ट्रीम्स को डिस्कवर ऐसे किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब बहुत सारे जो है फाइटर प्लेन्स जो है पैसिफिक के ऊपर या फिर अटलांटिक के ऊपर जब क्रॉस करते थे, यूएस से यूरोप की तरफ, यूरोप से जापान की तरफ, है ना, सब तो लड़ाई में सब उलझा हुआ था, है ना, कहीं पे बॉम्ब ड्रॉप करने जा रहा है, कहीं पे कार्गो पहुंचा रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो वो लोग नोटिस करते थे कि एक पर्टिकुलर रीजन में जो फ्लाइट जो है उनका, उसका स्पीड बढ़ गया, ठीक है, और जब उधर से वापस लौटते थे तो स्पीड कम हो जाता था बहुत ज्यादा, यानी कि इंजन पे लोड बहुत ज्यादा आता था। तो उनको लगा कि भाई ऐसा क्या है यहाँ पे कि जो हमारा एक तरफ डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड जो है बहुत बूस्ट हो जाता है, 300-400 किलोमीटर स्पीड बढ़ गया हमारा। वापस से जब उसी रास्ते से लौटते हैं तो 300-400 किलोमीटर का जो पर आवर का जो स्पीड है वो कम हो गया। तो बाद में उसको स्टडी किया गया तो पाया गया कि अर्थ के एटमोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में कुछ ऐसे परमानेंट है, जेट एक स्ट्रीम है ऊपर में, सोचो कि हवा का एक नदी टाइप का बह रहा है, कॉन्टिन्यूस बह रहा है, और उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसको जेट स्ट्रीम्स नाम दे दिया गया, है ना। तो जेट स्ट्रीम्स जो है सब कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो ये वाले रीजन में, जहां पे दो शेल मिलता है ना ऊपर में, वहां पे जेट स्ट्रीम्स होते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज योर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। लोकेशन वहीं पे होता है जहां पे हेडली सेल और फेरल सेल का इंटर कनेक्शन है ऊपर में, जहां पे कन्वर्ज करता है दोनों सेल का वर्टिकल, वहां पे जेट स्ट्रीम्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज योर सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, समझ गया, दोनों जगह पे, यहाँ पे भी। और ये है पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम, दोनों हेमिस्फेयर है। तो आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो कि जेट स्ट्रीम कहाँ पे लोकेटेड है ना, वहां पे है। और ये जो जेट स्ट्रीम होता है ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे अर्थ के सरफेस पे जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होते हैं उसको भी ये मॉनिटर करता है, उसको भी जो है रेगुलेट करता है, उसको भी जो है सब मूव कराता है, जेट स्ट्रीम, है ना, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा करता है। इक्वेटर के ऊपर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास नहीं है। किसने पूछा? हाँ, नहीं, वो अलग बात है, दो सेल मीट नहीं कर रहा है, लेकिन जो जेट स्ट्रीम्स जो होते हैं ना, वो जहां पे दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास होगा ना, वहां पे फॉर्मेशन होता है। वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, जेट स्ट्रीम्स का लोकेशन मैंने बताया, हेडली सेल बताए, फेरल सेल बताए, पोलर सेल बताए, है ना, सबका लोकेशन बता दिए, सबका लोकेशन बता दिए, ठीक है। यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक बेल्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आईटीसीजेड, आईटीसीजेड, है ना। इसको लिख सकते हो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मतलब कि कन्वर्जेंस जोन हो रहा है, कन्वर्जेंस किस चीज का? तो दोनों हेमिस्फेयर से जो ट्रेड विंड्स है क्या यहाँ पे आके कन्वर्ज कर रहे हैं कि नहीं, मीट कर रहे हैं कि नहीं, इस वजह से इसको आईटीसीजेड भी बोलते हैं, आईटीसीजेड। आईटीसीजेड का दूसरा नाम डोल्ड्रम्स भी है, डोल्ड्रम्स, हाँ, आईटीसीजेड का दूसरा नाम क्या है? डोल्ड्रम्स, DOLDRUMS, डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स भी इसका नाम है। डोल्ड्रम्स का मतलब क्या होता है लिटरल मीनिंग इंग्लिश में? डोल्ड्रम्स का मतलब ये होता है, जैसे कि आप कभी किसी को बोलते हैं ना, यार तुम डोल्ड्रम्स में क्यों रहते हो, मतलब इतना कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में क्यों रहते हो, कुछ कंक्रीट डिसाइड करो, है ना, कुछ क्लियर विजन रखो। तो जो डोल्ड्रम्स का मतलब है कि पता ही नहीं कि क्या करना है, नहीं करना है। तो ये जो आईटीसीजेड का जो रीजन है, यहाँ पे ट्रेड इवेंट्स मीट तो कर रहा होता है,
लेकिन उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा वहां पे हलचल नहीं होता है ना, हलचल नहीं होता है, थोड़ा सा शांत टाइप का होता है, शांत टाइप का होता है। ये इसका प्रैक्टिकल जो है, इसको मैंने एक्सपीरियंस किया था, हालांकि उस समय मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा क्यों हुआ। इसके एक एग्जांपल बताते हैं कि अ, जैसे कि बहुत लोगों को मालूम है कि पहले मैं मर्चेंट नेवी में था, है ना। तो शिप पे इंजीनियर थे, तो हम लोग जो है जा रहे थे इंडिया से चाइना। उस समय कुछ तो कोल वोल पता नहीं क्या था, हाँ चाइना तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में क्या होता है कि जो सिंगापुर है ना, वहां पे बंकर लाइन है। बंकर मतलब कि फ्यूल, जो जहाज पे जो फ्यूल यूज होता है ना, ईंधन, उसको हम लोग बंकर बोलते हैं ना। बंकर ऑफिशियल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है जिसमें इसको हम लोग फ्यूल बोलते हैं। तो सिंगापुर समझो कि पूरे इंटरनेशनल मेरीटाइम रूट का ना वो पेट्रोल पंप समझो, है ना। जो भी इंडियन ओशन से पैसिफिक में जाएगा वो मैक्सिमम सिंगापुर से ही फ्यूल जो है सो लेता है। अब सिंगापुर है कहाँ पे? इक्वेटर के पास में, यानी कि इस वाले रीजन में है वो, आईटी सीजेड वाले रीजन में है, डोल्ड्रम वाले रीजन में है। तो सिप पे क्या होता है कि जैसे कि आपका सिप तो काफी बड़ा है ना। हम लोग का सिप नॉर्मली 350-400 मीटर लंबा सिप होता था। उसको फ्यूल कैरी कर, फ्यूल जो देने आएगा वो छोटा सा सिप होता है, सपोज कि 100 मीटर का है या फिर उससे भी कम 80 मीटर का है। उसको बार्ज बोलते हैं, बार्ज। तो वो क्या करेगा, अपने हॉर्स पाइप से कनेक्ट करेगा, है ना, और वो अपने पंप्स को स्टार्ट करके और फ्यूल हमें ट्रांसफर करेगा। तो अगर वेदर शांत है तो पानी में कोई हलचल नहीं होगा, शिप है सो स्टेबल रहेगा। लेकिन सपोज कि वेदर जो है थंडरस्टॉर्म आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो जो है फिर ये सब चीज प्रोसेस नहीं कर सकते ना। हो सकता है कि कपलिंग जो है वो टूट जाए, हो सकता है कि ऑयल स्पिल हो जाए, ऑयल डिजास्टर हो जाए, है ना। कई जैसे कि एक बार शिप में हम लोग 2000 टन जो है ऑयल एज ए फ्यूल लोड करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 500 लीटर 1000 लीटर, टन में जाता है ना। 1200 लीटर, 1500 टन ऐसे फ्यूल हम लोग उस पर ये लेते हैं। तो अगर सपोज कि ऐसा कुछ थंडरस्टॉर्म आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए ऑल ऑफ ए सडन, तो पॉसिबिलिटी है कि होल डिस्कनेक्ट हो जाए, फ्यूल स्पिल हो जाए, है ना। तो उस समय मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था बंकरिंग का, क्योंकि उस समय आई वाज द फोर्थ इंजीनियर, और फोर्थ इंजीनियर का कमांड होता है कि वो जो है फ्यूल और बाकी सारे चीजों का जो भी आएगा उसको ये करने। तो वेदर रिपोर्ट बनाना होता है ना, पोर्ट अथॉरिटी से लेकर के कि हाँ वेदर जो है सो क्लियर है, विंड स्पीड कितना है ना, सनलाइट है कि नहीं। उसके बाद जो है सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो देखिए हाँ, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, चलो हॉज वॉज कनेक्ट किए, और ये दोपहर का 1:30-2 बजे का टाइम होगा, है ना। सब बिल्कुल एकदम मस्त, सूरज चमक रहा है, सफेद सफेद बादल दिखेगा, है ना, वो सब दिख रहा है। स्टार्ट हुआ, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि ऑल ऑफ ए सडन पूरे थंडर स्टॉर्म स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा कि मतलब पूरा साइक्लोन कहीं से आ गया, ठीक है। और वो ये मतलब स्टॉप करते करते मतलब टाइम ही नहीं मिला कि स्टॉप कर सके चीजों को, है ना। तो लेकिन वो इतना सीवियर नहीं हो पाया था कि कुछ हॉज डिस्कनेक्ट हो, हालांकि पंपिंग स्टॉप कर दिया गया, बट हॉज अभी भी कनेक्ट था। दोनों सिर्फ वैसे ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज्यादा तेज हवा आ गया, बारिश आ गया, पूरा अंधेरा छा गया, जैसे कि होता है ना अपने यहाँ आंधी तूफान, चक्रवात जैसा आ गया, वैसा हो गया। तो उस समय तो हमको नहीं समझ में आया कि क्या हुआ, मतलब चल ठीक है किसी वजह से हुआ होगा। जब ये सब चीज बाद में पढ़े, जब तो समझ में आया कि ये इस वजह से होता है कि जो डोल्ड्रम्स होता है ना, ये तुम्हें कहा देखो इक्वेटर के पास में ऐसे शांत रहेगा, है ना। लेकिन जब दोपहर में, जब मैक्सिमम सन रेज जब ओशन वाटर्स को हीट करता है ना, ओशन वाटर्स को हीट करता है, तो ऑल ऑफ ए सडन जो है सो वाटर गरम गरम जो है, गरम एयर, है ना, वार्म एयर मॉइस्चर को लेकर के राइज करेगा। और जैसे ही राइज करेगा तो इंटेंस इंटेंस कन्वेक्शन होगा, और उसके वजह से जो है क्लाउडीनेस, थंडर्स, लाइटनिंग, ये सभी हो जाता है ना। तो इक्वेटर के पास में एक कॉमन फेनोमेना है जिसको कहते हैं आफ्टरनून सावर्स। समझ में गया, वहां पे आए दिन जो है ना, दोपहर में, सुबह से दोपहर तक सब कुछ ठीक रहेगा, एकदम से दोपहर में वेदर खराब होगा, है ना, आधे घंटे के लिए खूब बारिश वारिश करा देगा, वेदर उसका फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये फिनोमेना जो है डोल्ड्रम्स के पास में होता है, इक्वेटर वाले रीजन में होता है ना। तो ये इसके पीछे का रीजन क्या है कि वो चूंकि ट्रॉपिकल रीजन में है, बिल्कुल इक्वेटर पे है, और सोलर हीटिंग की वजह से जब कन्वेक्शन सबसे ज्यादा कब, दोपहर में गर्म होगा, और उसके वजह से ऑल ऑफ ए सडन जो है बहुत सारा वार्म एयर राइज करता है, एयर करंट बनेगा, और कन्वेक्शन, इंटेंस कन्वेक्शन की वजह से वेदर पूरा चेंज हो जाता है ना। तो ये यहाँ पे डोल्ड्रम्स वाले रीजन में है। इसका नाम डोल्ड्रम्स इसलिए है क्योंकि जनरली ये शांत रहता है। तो पहले जो शिपिंग जो लोग यहाँ पे सपोज के इक्वेटर को क्रॉस करते होंगे, तो एयर का डायरेक्शन कुछ फिक्स वहां पे है ही नहीं, है ना। वो अपना पता चला कि कभी है ना लेफ्ट सेल को मोड़ रहे हैं, कभी राइट मोड़ रहे हैं, जहाज आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इस वजह से उसको डोल्ड्रम्स नाम रख दिया गया, ठीक है।
समझ में आ गया क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो डोल्ड्रस आईटीसीजेड को ही बोलते हैं। दिस इज योर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये हो गया। चलो यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, एक बार थोड़ा आप और ना डायग्राम देख लो। ये सब जो मैंने आपको पढ़ा है ना, सब इसमें लिखा हुआ है। बाद में और भी जब क्लासेस आगे बढ़ेंगे ना, तो सबको पीपीटी कंबाइन करके और ग्रुप में भेज देंगे, तो पढ़ लेना। ठीक है, देखो ये चीज मैंने आपको बताया है ना। सो दिस इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। समझ में आ गया? दिस इज योर आईटीसीजेड ऑल्सो। आईटीसीजेड यहीं पे फॉर्म होगा। इसको डोल्ड्रम्स भी बोलेंगे, है ना, डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स बेसिकली शांत रहता है, बट इसमें ड्रामेटिक जो है सो चेंजेस आ जाते हैं कई बार, है ना। ठीक है, यहाँ से एयर ऊपर की तरफ उठ के ऐसे नीचे सिंक कर रहा होगा, तो ऐसा आप एक, है ना, हेडलेस सेल ड्रॉ कर सकते हो ना, ऐसे दोनों साइड में हेडलेस सेल। तो क्या यहाँ पे पूरे अर्थ पे जो है एक हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा होगा कि नहीं? तो दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सेम इधर भी, नीचे में भी, दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। समझ में आ गया? इसके ऊपर जाओगे तो सब पोलर लो लो प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर। और सबसे ऊपर पोल पे तो मालूम है कि क्योंकि सबसे ज्यादा ठंडा हवा वहीं पे है, सबसे ज्यादा डेंसिटी भी वहां पे होगा, इस वजह से वो हाई प्रेशर बेल्ट होगा, है ना। हो गया सबका? ठीक है, वो आएगा तो दे देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई प्रेशर बेल्ट, है ना, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर है? अभी अगर एग्जाम में पूछ दे कि ये जो स्टर्लीज, बेसिकली स्टर्लीज है ना, इसको ट्रेड विंड्स बोलते हैं ना, ट्रेड विंड है यहाँ का। ये पोलर विंड्स जो है पोलर स्टर्लीज है, ये वेस्टर्लीज है ना। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जो विंड सिस्टम है ना, जो विंड सिस्टम है इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि क्लाइमेट किस रीजन में कैसा होगा, है ना। अर्थ पे है, सो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे कि ये जो वेस्टर्लीज है, ये जो वेस्टर्लीज है, क्या ये ट्रॉपिकल रीजन से हीट को ट्रांसफर करेगा कि नहीं ऊपर की तरफ, है ना। यानी कि पोलर रीजन में यहाँ का जो क्लाइमेट होगा, क्या ये वेस्टर्लीज उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से जो विंड्स जो होते हैं प्लस जो ओशन करेंट्स होते हैं, वो अर्थ के ऊपर हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। दैट मीन्स कि जो हमारा टॉरिड रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, जहां पे ज्यादा हीट है, उसको हीट डेफिशिएंट एरिया में, जैसे कि पोलर एरियाज है, वहां तक उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये हो गया। ये वाला डायग्राम और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना, वही चीज है। हाँ, बता देते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड बेसिकली जो है, जहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हमने देखा ना, दैट इज बेसिकली योर हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, इसके पीछे का बता देते हैं क्या होता है। देख, इसको लिख लो थोड़ा। हालांकि मैंने आगे उसमें ऐड किया है स्लाइड में हॉर्स लैटिट्यूड, तो समझा देते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, देखो। हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड। अच्छा, इसको समझने से पहले दो चीज समझते हैं। इसको समझने से पहले दो चीज समझो। एक होता है साइक्लोनिक फ्लो, साइक्लोनिक फ्लो। ठीक है, दूसरा होता है एंटी साइक्लोनिक फ्लो, एंटी साइक्लोनिक फ्लो। एंटी, ये इंपॉर्टेंट है, एंटी साइक्लोनिक फ्लो। ठीक है, साइक्लोनिक फ्लो और एंटी साइक्लोनिक फ्लो। साइक्लोनिक फ्लो क्या होता है? इट इज ए लो प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, एंटी साइक्लोनिक फ्लो, इट इज ए हाई प्रेशर सिस्टम, इट इज ए हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम। ठीक है,
यहाँ से हॉर्स लैटिट्यूड पे आ जाएंगे। लो प्रेशर सिस्टम है और वो साइक्लोन का उल्टा है, एंटी साइक्लोनिक। डाउट है किसी को? ठीक है, इट इज ए हाई प्रेशर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है साइक्लोनिक फ्लो में कि एयर जो है सो कन्वर्ज करेगा। एयर ऑलवेज कन्वर्जेस इन ए साइक्लोनिक फ्लो। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ एयर, अब लिखो कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ एयर। यहां पे क्या होता है एंटी साइक्लोनिक में उल्टा कर दो, डाइवर्जेंस ऑफ एयर, डाइवर्जेंस ऑफ एयर, डाइवर्जेंस ऑफ एयर, उल्टा एकदम साइक्लोन का उल्टा करो। डाइवर्जेंस मतलब कि वहां से एयर जो है सो फैलेगा, है ना। कन्वर्जेंस मतलब कि एक पॉइंट पे मीट करेगा, डाइवर्जेंस का मतलब कि वहां से फैलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, है ना, अपलिफ्टमेंट ऑफ द एयर, है ना, या एयर राइज करेगा, है ना, एयर राइजेस, एयर राइजेस, एयर राइजेस। ठीक है, जहां पे भी साइक्लोनिक फ्लो होगा वो देखो कैसा सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम है। तो क्या जो लो प्रेशर सिस्टम है वहां पे एयर राइज करता है कि नहीं करता है? पीछे देखे थे हम लोग, तो एयर राइज करेगा। एंटी साइक्लोनिक कैसा फ्लो है? हाई प्रेशर सिस्टम है। तो क्या यहाँ पे सिंकिंग ऑफ एयर हुआ कि नहीं? सिंकिंग ऑफ एयर, सिंकिंग ऑफ एयर, सिंकिंग ऑफ एयर। ठीक है, जहां पे साइक्लोनिक फ्लो होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है, एयर राइज करता है, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा होता है, हाई पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज हाई। यहाँ पे क्या है? लो पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या होगा, आपको रेनफॉल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल होगा। ठीक है, थंडर स्टॉर्म होगा, थंडर होगा, लाइटनिंग होगा। अगर कभी साइक्लोन अगर हिट करता है तो क्या रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग आपको देखने को मिलता है कि नहीं? है ना, ये सभी जब हम लोग आगे साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसको टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, तो और डिटेल में समझेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड समझना है, इस वजह से एक बेसिक बस एक इंफॉर्मेशन जो है होना चाहिए। यहाँ पे फिर ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, है ना, रेनफॉल नहीं होगा। ठीक है, ड्राई एयर, ड्राई एयर। एक बात बताओ, जहां पे साइक्लोनिक अगर सपोज कि कहीं पे खूब तेज आंधी तूफान चक्रवात आ जाए, तो वहां का टेम्परेचर जो है सो बढ़ता है कि घटता है? कम हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है। अगर बारिश सपोज कि अभी इतना बाहर जो है धूप है ना, आप देखो तो ड्राई एयर पूरा घूम रहा है, पूरा धूल मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उड़ रहा है। सपोज कि शाम को बारिश हो जाए तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, सब ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक फ्लो में ड्राई एयर रहेगा और वार्म एयर रहेगा, वार्म एयर, है ना, ड्राई एयर, वार्म एयर। ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखो इसके पीछे का रीजन है सिंकिंग, सिंकिंग, सिंकिंग ऑफ एयर। देखो समझो, ये कॉन्सेप्ट को समझो, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, उसको दिमाग में बैठा लो कि सपोज कि अर्थ के सरफेस से अगर एयर राइज करेगा, एयर राइज करेगा, है ना, एयर राइज करेगा, और अगर ये मॉइस्चर को कैरी करता है, सपोज इट कैरीज द मॉइस्चर ऑल्सो, तो जाहिर सा बात है कि जब आप ऊपर जाओगे तो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सो ड्रॉप होता है। जैसा ड्रॉप होता है तो क्या ये एयर है सो एक्सपैंड करेगा कि नहीं? एक्सपेंशन होगा, एयर का एक्सपेंशन होगा, है ना, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एयर का जो है सो एक्सपेंशन होगा। अगर एयर का एक्सपेंशन होगा, है ना, एक्सपेंशन होगा, तो क्या होगा उसमें? कूलिंग होगा, कूलिंग होगा। जैसे कि प्रैक्टिकली अगर आपने कभी देखा हो, है ना, कभी आपने वो आ, या फिर डिओड्रेंट अगर आप लगाते होगे, उसको काफी देर तक ऐसे प्रेस करके रखो, हेड उसका, तो क्या उसका हेड जैसा ठंडा फील होता है? फील होता है? क्यों फील होता है? उसमें क्या होता है, सपोज कि दिस इज ऐसा कुछ डिओड्रेंट है, इसका ऐसे नोजल जो है इस पे ऐसे होता है इधर से, इसको जब आप प्रेस करते हो तो बहुत तेजी में जो है अंदर से जो फ्लूइड है वो बाहर निकलता है। अंदर में फ्लूइड है तो लिक्विड स्टेट में, ठीक है,
बाहर निकलता है तो गैसियस स्टेट में। तो लिक्विड से गैस में अगर कुछ भी चेंज होगा तो क्या वो एक्सपेंशन वॉल्यूम का होगा कि नहीं? तो जब एक्सपेंशन होगा, किसी भी चीज का एक्सपेंशन होगा, तो वो हीट को लूज करता है। अगर कोई भी चीज एक्सपैंड करेगा तो हीट को लूज करता है, इस वजह से वहां पे ठंडा फील होता है। सेम उसी तरीके से जब नीचे से एयर राइज करेगा और ऊपर में एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो उसकी वजह से एयर एक्सपैंड करेगा, और जब एयर एक्सपैंड करेगा तो कूलिंग होगा। तो इसमें जो वाटर वेपर होगा, वाटर वेपर ठंडा होकर के कंडेंस करके के वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा कि नहीं, पानी की बूंदे, ड्रॉपलेट्स, और इसके वजह से रेनफॉल होगा कि नहीं, बारिश होगा कि नहीं। इसी वजह से अगर एयर राइज करता है और अगर उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ऊपर जाने के साथ साथ वो ठंडा होगा, और उसमें जो वाटर वेपर है कंडेंसेशन होकर के संघनन जिसको बोलते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगा और फिर रेनफॉल हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। अगर ये एयर और ऊपर चला जाए, सपोज जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम है, तो ड्रॉपलेट्स की जगह पे क्या होगा, आइस बन जाएगा। आइस यानी कि बर्फबारी हो जाएगा, हेलस्टॉर्म हो जाएगा, स्नोफॉल हो जाएगा। समझ में गया? तो ये कब हो रहा है, जब एयर राइज कर रहा है। और उसको उल्टा कर दो कि ऊपर से जो एयर है सो नीचे की तरफ सपोज के सिंक करे, जैसा कि हमने देखा कि हेडलेस सेल में सिंक कर रहा था। तो ये एयर जो है ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है, तो लो प्रेशर जोन की तरफ अप्रोच कर रहा है कि हाई प्रेशर जोन की तरफ? हाई प्रेशर की तरफ। ऊपर से नीचे हाई प्रेशर, अगर आप एटमॉस्फेयर में ऊपर से नीचे जाओगे तो प्रेशर राइज कर रहा है नीचे में। तो अब ये जो हवा है ना, अब क्या होगा, एयर विल स्टार्ट टू गेट कंप्रेस, है ना। यानी कि सिंकिंग ऑफ एयर, जहां पे भी एयर का सिंकिंग होगा, सिंकिंग सिंकिंग मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो क्या होगा, वहां पे कंप्रेशन होगा, एयर का कंप्रेशन होगा, एयर का कंप्रेशन होगा। आप लोग कभी आप लोग कभी जैसे गाड़ी वाड़ी में वो जो जाते हैं ना हवा भरवाने के लिए, उनके पास कंप्रेसर लगा होता है ना। वो नोजल लेकर के आता है पाइप से और फिर हवा भर देता है। आपने कभी कंप्रेसर का आउटलेट पाइप या फिर जो जिसमें उनका जो एक एयर बॉटल होता है जिसमें कंप्रेसर से हवा भरते हैं, कभी उसको टच करके देखे हैं? मत टच मत करना, हाथ जल जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा गर्म होता है वो। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो क्या करता है, कंप्रेसर क्या करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर से हवा को लिया और उसको जो कंप्रेसर है उसके अंदर पिस्टन लाइनर में उसको कंप्रेस कर दिया, उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया। तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे सेम वैसा ही कुछ हो रहा है कि नहीं, कि ये बाबू साहब ऊपर में थे आराम से, किसी वजह से नीचे आए, तो बाहर का जो प्रेशर था ज्यादा था, उसको कंप्रेस कर दिया। तो जब कंप्रेशन हो जाएगा तो क्या वो एयर है सो वार्म होगा कि नहीं, वार्म होगा कि नहीं? तो उल्टा वो एयर है सब गर्म हो गया। तो इसके अंदर अगर सपोज की वाटर ड्रॉपलेट्स कहीं से अगर प्रेजेंट होगा भी, तो क्या वो ड्रॉपलेट्स जो है सो वापस वेपर बन जाएगा कि नहीं? कंडेंसेशन तो होगा नहीं, उल्टा वेपराइजेशन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे रेनफॉल होगा? नहीं होगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई, ड्राई रीजन, ड्राई रीजन। समझ में आ गया? तो ये जो जो आप देखते हो जिस तरीके से एयर राइज करता है, दिस इज योर लो प्रेशर जोन। इसी को बोलेंगे साइक्लोनिक जोन, है ना। साइक्लोनिक को आप उसको कह सकते हो, हालांकि ये साइक्लोन नहीं है, साइक्लोन नहीं है, बट क्योंकि ये लो प्रेशर सिस्टम है इसलिए इसको साइक्लोनिक कह सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। तो यहाँ का जो हाई प्रेशर जो है ना, यहाँ पे देखो इधर इधर सब जगह हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है। तो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, तो क्या इनके बीच में आपस में जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो कम रहेगा कि नहीं आपस में? क्योंकि ऊपर से एयर सिंक कर रहा है। आपको इसको और इसको कंपेयर नहीं करने बोल रहा है, सिर्फ इस वाले रीजन को देख, जहाँ पे सिर्फ हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। तो इंटरनल वो एक बेल्ट है ना, एक जोन, ऐसा तो है ना कि बिल्कुल 1 डिग्री का जो है पतला सा वो ऐसा बेल्ट होगा, ऐसा नहीं। वो 10 डिग्री कम से कम उसका विड्थ होगा, वो विड्थ होगा। तो उस विड्थ में जहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, यहाँ से एयर जो है सो डाइवर्ज कर रहा है, सब तरफ डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन इंटरनली वहां पे एयर जो है सो थोड़ा सा स्टेबल दिखता है, स्टेबल। आप ये एक पॉइंट और लिख लो, जो लो प्रेशर साइक्लोनिक कंडीशन है, इट इंडिकेट्स इनस्टेबिलिटी ऑफ द एयर, instability of the air, it indicates instability of the air. Rising of the air always indicates the instability of the air, whereas the sinking of the air, it indicates stability. Air is stable.
स्टेबिलिटी। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो विंड्स जो होंगे ना, बहुत फीबल विंड्स होगा, वहां पे विंड्स का स्पीड ज्यादा नहीं होगा। ये कंडीशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो दिस इज नथिंग बट योर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सवाल ये है कि इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं? तो वापस से वही जहाजी वाला स्टोरी। पहले क्या होता था कि शिप से लोग जो है ट्रेड करने जाते थे, या फिर पहले तो ऐसा नहीं था ना कि अभी क्या है कि आपको सपोज कि यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, यहाँ से फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए, वहाँ पे लोकल जो है कैब ले लिए, या फिर वहाँ पे बहुत पैसा है तो गाड़ी खरीद लिए वहाँ पे, है ना। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग क्या करते थे कि अपना जो भी सामग्री है ना, उनका जो भी गृहस्थी है, सब साथ में लेकर के जाते थे, है ना। हाथी घोड़ा जो है, हाथी नहीं, हाथी तो ज्यादा भारी हो जाएगा, घोड़ा, घोड़ा लेकर जाते थे ताकि कहीं उतरे तो वो अपना उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सके, है ना, कि अब कहीं और जाना है ऐसे करके। तो क्या होता था कि सपोज दिस इज योर शिप, है ना, और इस पे कई सारे जो है घोड़ा ऐसे करके कैरी करके ले जाते थे। अब सपोज कि ये जहाज पहुंच गया इस वाले रीजन में, है ना, ऐसे ट्रेवल करते करते पहुंच गया यहाँ पे, हाई प्रेशर जोन में पहुंच गया, तो फिर से वही कंडीशन जो कि इन स्टेबल एयर है, तो विंड का डायरेक्शन बहुत, विंड का स्पीड बहुत कम है, जहाज को मूव ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो वहां पे स्टक हो जाता था। तो स्टक जब हो जाएगा, सपोज कि शिप यहाँ पे स्टक कर गया, शिप जो है सो स्टक हो जाएगा, तो आपके पास क्या है? लिमिटेड फूड है और पानी है। लिमिटेड फूड एंड वाटर, है ना। पानी, आप तो खारा पानी तो पी नहीं सकते हो, है ना। तो हम लोग भी जैसे शिप पे होते थे, तो हालांकि अब तो फ्रेश वाटर जनरेटर होता है, जो सलाइन वाटर है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रेश वाटर जनरेटर, फ्रेश वाटर में, या फिर पोर्ट पे आप जाओ तो वहां से पानी आप ले लो। लेकिन पहले ये सब टेक्नोलॉजी नहीं था, है ना, समुद्र का पानी नहीं पी सकते। तो आप फ्रेश वाटर कैरी करोगे, लेकिन आपका शिप है सो स्टक हो गया इस वाले रीजन में, आगे मूव ही नहीं कर रहा, हवा ही नहीं है वैसा। तो क्या करेगा? पानी को बचाने के लिए एक एक करके घोड़े को पानी में फेंक दे, क्योंकि घोड़ा भी तो प्यासा नहीं रहेगा ना, उसको भी पानी पिलाना है। तो वो क्या करेंगे, लो भाई जाओ, एक कम हुआ। पता चला कि एक घोड़ा दिन में सपोज कि 20 लीटर पानी पीता होगा, तो 20 लीटर तो बच गया ना। फिर 2 दिन काम चलाए 20 लीटर में, अभी भी जहाज अटका हुआ है, चलो एक घोड़ा को और फेंक। दिस इज व्हाट हैपेंड, और इसकी वजह से हॉर्स लैटिट्यूड उसका नाम दिया गया। समझा क्या? तो आदमी कितना जो है सेल्फी से, सो देख रहे हो ना। जब काम निकल गया, जान पे आया, तो पानी उसका मैंने एक बनाया है, फिर ये दे, ले लो, जाओ, कूद जाओ पानी में। तो दिस इज योर हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? तो 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ, वही सेम जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। अगर कभी एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा जाए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ शिप इंक्रीज टू हाउस पानी पे, हाँ वो भी है, वेट भी है प्लस पानी वानी को कंजर्व करने के लिए। तो अगर स्टेटमेंट रहे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो पहला स्टेटमेंट ये रहे कि इट इज द जोन ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, सही होगा। द वेदर हेयर इज ड्राई, वार्म एंड फीबल विंड्स, सही होगा। द लैटिट्यूड हेयर इज कॉमनली रेफर्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड, सही होगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो है ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज का ओरिजिन भी होता है, ये भी सही होगा। समझ में आ गया? चलो एक चीज और बताते हैं। एक क्लास में किसी दिन मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट्स जो है वो वहां पे क्यों फॉर्मेशन होते हैं, वेस्टर्न मार्जिन पे डेजर्ट्स क्यों फॉर्मेशन होते हैं। तो वो जो डेजर्ट्स है ना, दे ऑल आर इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जोन। समझ में आ गया? तो डेजर्ट्स जो है, एक तो ओशन करेंट्स मैंने आपको बताया था कि कोल्ड ओशन करेंट्स है वहां पे, इसकी वजह से बारिश नहीं हो पाता था डेजर्ट्स के पास में, है ना। दूसरा, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी है वहां पे, तो ऊपर से एयर है सो सिंक करेगा, और इसकी वजह से वहां पे बारिश नहीं होगा, तो ओवर द ईयर्स डेजर्ट्स बन जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अरे ये जो पीपीटी मैं आपको दे रहा हूँ ना, कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें आपको मतलब एग्जाम में, पीटी मेंस में, और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो सब आपको मिल जाएगा। तो जो भी क्लास के बाद, जैसे कि ये तो आज स्टार्ट किया ना, इसमें 4-5 क्लास सपोज कि आगे जो भी होगा ना, उसको सब मैं एक साथ कंपाइल करके आपको दे दूंगा, तो आपको वो क्विक रेफरेंस मटेरियल भी हो जाएगा, और उसको आप बाकी ऐसे एडवाइस करेंगे कि अपने एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए।
जो भी चैप्टर जो भी क्लास में आपको पढ़ाते हैं, जो भी फाउंडेशन बैच में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास के बाद जब भी आपको टाइम मिले एटलीस्ट उस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए एक बार, है ना। तो क्या होगा कि चीजें समझ में भी आएंगी, और अगर कुछ डाउट रहा तो नेक्स्ट क्लास में आप उसको पूछ भी सकते हो। ठीक है। चलो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हालांकि आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि एक कोरिलेस वाला पार्ट है, उसको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसको कल हम लोग देखेंगे। बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं, ये तो मैंने बस आपको बताया कि जो विंड्स किस वजह से हो रहे थे, है ना। आ गया वो फैक्टर्स। हम्म ये फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड डायरेक्शन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो है आपका एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मैंने आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट है कोरिलेस फोर्स समझना। बाकी फ्रिक्शन तो खैर सबको पता है कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन मतलब कि फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, तो सरफेस पे होगा। सरफेस पे होगा। अगर विंड सपोज कहीं पे मूव करेगा तो नीचे में कहीं पे प्लेन आएगा, कहीं पे हिल्स, कहीं पे माउंटेन्स आ जाएंगे, कहीं पे रगेड प्लेन है, कहीं पे प्लेट्यू आ जाएगा, कहीं पे फॉरेस्ट आ जाएगा, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो विंड का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो भी चेंज होता है। लेकिन अगर आप अपर सर्कुलेशन देखो, जैसे कि जेट स्ट्रीम्स हैं, उनका स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर के राउंड होता है। उतना स्ट्रॉन्ग अगर वैसा विंड यहाँ पे आ जाए तो बोलो कि भाई साइक्लोन आ गया, है ना। तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो है सो कम होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कोरियलिस फोर्स। समझा दे क्या? आधा घंटा समय है वैसे क्लास में, क्या करें, जैसा बोलोगे। समझा दे? ठीक। चलिए, इसका भी जो है द एंड किया जाए। कोरियलिस फोर्स पढ़ लो। आज जो सब एबसेंट है क्लास में, अगर कोई आपके दोस्त दोस्त हैं तो बोल देना रिकॉर्डेड एटलीस्ट देख ले, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप खुद से बुक में पढ़ने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि इट इज अ सूडो फोर्स। इट इज अ सूडो फोर्स। छद्म बल जिसको बोलते हैं। सूडो फोर्स क्या होता है? छद्म बल, फॉल्स, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन किसी चीज को समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कोई फोर्स लग रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप इसको समझो ऐसे कि एक बस है ना। बस में कई सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, है ना, सपोज कि, है ना, ऐसे कई सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो हम लोग जो है सपोज कि यहाँ पे बाहर में बेंच पे ऐसे बैठे हुए हैं, है ना। अगर हम इसे देखें, है ना, मूव करते हैं, बस ऐसे मूव कर रही है, तो अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो क्या हमें सारे व्यक्ति जो बैठे हुए हैं वो भी मूव करते हुए नजर आएंगे, है ना। लेकिन सपोज कि हम लोग बस में बैठे हुए हैं, है ना, पर्सन ए है, पर्सन बी है, सी है, डी है, तो क्या ये अगर सब लोग अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं तो क्या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सभी स्टेशनरी है कि नहीं? तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि भाई एक पर्सपेक्टिव से वो सभी मूव करता हुआ नजर आता है, दूसरे पर्सपेक्टिव से वो सभी स्टेशनरी नजर आता है ना। तो दिस इज द नोशन ऑफ योर स्यूडो फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप किस फ्रेम से ऑब्जर्व करते हो चीजों को। समझ में गया? तो अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रखा है अपने बाहर का जो बेंच है, तो उसमें सभी में मोशन आपको दिखाई देगा। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंदर बैठ के देखते हो और सबको ऑब्जर्व करते हो, तो सब आपको स्टेशनरी दिखाई देगा। यानी कि अगर कोई भी फ्रेम, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मोशन में है, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, है ना, जैसे कि ये बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा, इसको हम लोग स्टेशनरी अगर एज्यूम करते हैं या फिर उसके मोशंस को डिसाइड करते हैं, तो ऐसा एज्यूम करेंगे कि एक स्यूडो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। स्यूडो फोर्स, तभी तो वो रुका हुआ है ना। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एग्जिस्ट करता है ना, बॉडी को जो है पुश करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, जैसे कि
जिसका मास ज्यादा है तो वो छोटे मास को अट्रैक्ट करेगा, वो एक रियल मतलब फोर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो कोरियलिस फोर्स है, इट इज नॉट समथिंग टेंजिबल, ऐसा कोई फोर्स लगता नहीं है। लेकिन क्योंकि अर्थ का जो है एक रोटेशन है, अर्थ को देखो तो अर्थ रोटेट कर रहा है, तो कह सकते हैं कि अर्थ भी इस बस की तरह जो है सो काम कर रहा है, जो कि मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब आओ, इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। किस वजह से है? इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। तीसरा पॉइंट, कोरियोलिस फोर्स is responsible for the deflection in the direction of winds or the ocean currents, or for that matter any moving body on the earth surface, है ना। तो हम लोग चूंकि यहाँ पे winds पढ़ रहे हैं तो winds के रेफरेंस में बात करते हैं। इट इज responsible for the responsible for the deflection in the direction of winds, in the direction of winds, ocean currents भी, या फिर कोई भी मूविंग बॉडीज है उस पर भी, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। इसको वापस समझो। सपोज कि दो ऐसे आइसोबार है ना, इसे जो आइसोबार ये है, सो सपोज कि हाई प्रेशर का आइसोबार है, ये लो प्रेशर का आइसोबार है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? हाई से लो की तरफ, है ना। बोर्ड पे ध्यान दो अभी सब लोग। ये हाई प्रेशर आइसोबार है, ये लो प्रेशर आइसोबार है। तो पीजीएफ का जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, वो कैसा होगा? इस तरीके से होगा, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो अगर सपोज कि यहाँ पे कोई एयर है, तो एयर कैसे मूव करेगा? उसका जो टेंडेंसी होगा वो बिल्कुल पीजीएफ के अलोंग मूव करेगा। तो सपोज कि एयर जो है सब कुछ ऐसा मूव करना है ना। दिस इज हाउ द एयर शुड मूव बिकॉज ऑफ द पीजीएफ, क्योंकि हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में जो है बॉडीज मूव करेगी। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या होगा? सपोज कि दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। सपोज दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता कैसा है? ऐसा। तो क्या ये अपने लाइन से है डिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं? ये डिफ्लेक्शन क्यों होता है? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो अगर आप डिफ्लेक्शन की बात करो, डिफ्लेक्शन की बात करो, है ना, तो आप यहाँ पे लिखो, है ना, आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके, कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? विंड का डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा, है ना, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। यानी कि विंड्स को जिस दिशा में जाना चाहिए था ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, उस दिशा में जाने के बजाय थोड़ा सा राइट वर्ड्स डिफ्लेक्ट हो जाता है वो। ठीक है, अगर ये साउदर्न हेमिस्फीयर होगा तो, साउदर्न हेमिस्फीयर है तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये तो हो गया कि भाई ये सब आपने फैक्ट्स बता दिया कोरियोलिस फोर्स के बारे में, कि स्यूडो फोर्स है, इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स है तो वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता रहेगा, अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता रहेगा। इसी वजह से अगर आप ये इस पे जाओ, जो मैंने आपको, हाँ, बता देते हैं। आप अगर सड़क पे जाते हो तो आपका राइट कैसा रहेगा? टुवर्ड्स योर राइट हैंड। तो विंड वैसे ही जैसे आगे मूव करेगा तो इन द डायरेक्शन वो राइट और लेफ्ट जो है, लेफ्ट जो है सो हो जाएगा। देख, यहाँ पे देख, ये एक जो है हाई प्रेशर जोन है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, 30 डिग्री जो है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे भी 30 डिग्री है तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। पीजीएफ नॉर्थ सिर्फ इसका देखते हैं, क्या पीजीएफ है सो कुछ इस तरीके से लगेगा कि नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो विंड्स को इसी डायरेक्शन में ऐसे मूव करना चाहिए था, लेकिन नहीं, विंड्स ऐसे मूव कर रहा है
है ना। सपोज कि विंड्स यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा डिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा डिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्या अपने राइटवर्ड्स डिफ्लेक्ट किया कि नहीं, किया ना। सेम देखो नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ से हाई प्रेशर पीजीएफ कैसा लगेगा, ऐसे लगेगा। तो विंड्स को ऐसे ही मूव करना चाहिए, लेकिन अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ में आ गया राइट लेफ्ट कैसे हो सम्राट, है ना। तुम पूछ रहे थे कि कैसे डिसाइड होगा, यही पूछ रहे थे ना, वही बताएंगे, अभी पूरा बताए कहाँ है। ये समझ में आ गया कि लेफ्ट और राइट कैसे हो रहा है। ठीक, चलो अभी कोरियल फोर्स का जो है आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देख इसको ध्यान से समझना। अगर मैथमेटिकली देखोगे तो वो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है ना, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे तो समझो कि क्यों होता है। जैसे जो इक्वेटर, जैसे जो पोल, है ना। अभी अर्थ को जो है हम लोग वर्टिकली रखते हैं अपने कन्वेंशन के लिए, इंक्लाइन पे नहीं समझेंगे। अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है ना, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, इसको ओमेगा बोलते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर कोई सपोज कि लट्टू अगर अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो उसका जो कितना डिग्री वो कवर करेगा पर सेकंड में, उसको रोटेशनल स्पीड बोलते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं उसको। तो दिस इज योर रोटेशनल वेलोसिटी, है ना, रोटेशनल रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज योर टेंजेंशियल वेलोसिटी, है ना। एक होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे समझो। जैसे कि सपोज कि एक डिस्क है ना, एक डिस्क है ना, डिस्क, और ये इसका एक्सिस है ना, एक्सिस ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसको समझो, एक डिस्क है ना, और ये एक्सिस ऐसे है ना, ये पेन समझो कि अंदर ऐसे एक्सिस है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस सपोज कि स्मॉल आर रेडियस, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इसका जो रोटेशनल वेलोसिटी है, रोटेशनल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट, रोटेशनल वेलोसिटी है सो, या फिर एंगुलर वेलोसिटी इसको बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है सो, है ना, कांस्टेंट है। लेकिन इस डिस्क पे जैसे जैसे आप सेंटर से इसके बिल्कुल सरकमफ्रेंस पे पहुंचोगे ना, तो जो आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा। तो बताओ कि टेंजेंशियल वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ऑन द सेंटर और ऑन द एज, बाहर है ना, एज की तरफ। जैसे कि कभी वो एक्सपेरिमेंट करना, एक रस्सी ले लेना, रोप ले लेना, और उसमें एक पत्थर बांधना, ठीक है, और उसको हाथ में ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करना, ठीक है। जैसे जैसे उसको हाथ से रस्सी लूज करोगे ना, उसका रेडियस बढ़ेगा, तो देखो कि वो बहुत तेज घूमने लगा, जो तुम्हारा पत्थर है वो बहुत तेज घूमेगा, और उसको अगर एकदम से छोड़ोगे तो बहुत दूर जो है सो जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर कोई चीज रोटेटिंग बॉडी है और उसके सेंटर से रेडियस की तरफ जाओगे, तो जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, टेंजेंट है ना, टेंजेंट, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ता है। समझ में आ गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ेगा। अब देखो एक बात बताओ, अगर अर्थ का पर्सपेक्टिव में बात करें, तो अर्थ का जो ये जो वर्टिकल वर्टिकल प्लेन है ना, ऐसे कई सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कई सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये सारा डिस्क जो है एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है कि नहीं, ओमेगा से, ओमेगा से, है ना। लेकिन हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्या वो चेंज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अर्थ जो है सो एक स्फीयर है, तो हर एक पॉइंट पे तो सबसे ज्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे होगा, क्योंकि रेडियस सबसे ज्यादा है वहां पे, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो आप कह सकते हो कि इक्वेटर पे अगर सपोज कि यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे ए लेते हैं, दूसरा पॉइंट ए, ए डैश यहाँ पे लेते हैं सपोज, और यहाँ पे एक पोलर वाले रीजन में, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट ए लेंगे, और ए या फिर बी और बी डैश लेते हैं, बी और बी डैश, तो ओमेगा से तो ये भी घूम रहा है, ओमेगा से ये भी घूम रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ज्यादा कहाँ पे और कम कहाँ पे है,
ज्यादा इक्वेटर पे है, कम कहाँ पे है, पोल पे है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे आप 0 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ जाओगे 90 की तरफ, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कम हो रहा है। टेंजेंशियल वेलोसिटी कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है उतना ही समय में, दैट मीन्स कि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ज्यादा है। अब देखो, सपोज कि हमने एक आदमी को रखा यहाँ पे, है ना, पोल पे और ए पे, और उसको बोले कि भाई तुम यहाँ से बॉल फेंक, है ना। ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करो माइंड में कि पोल पे एक आदमी खड़ा है ना, और इक्वेटर पे पॉइंट ए पे एक व्यक्ति खड़ा है, और उसको टारगेट करके बोला है कि भाई बॉल फेंक, ठीक है। तो बॉल फेंकेगा, तो एक बात बताओ, जितने समय में उसने ए को टारगेट करके बॉल फेंका होगा, उतने में क्या होगा, ए पॉइंट जो है सो आगे मूव करके ए डैश पे आ जाएगा, ए डैश पे आ जाएगा। अब चूंकि इसका ट्रेवल कम है, इस पॉइंट का ट्रेवल ज्यादा है, तो ये जो बॉल है एक्चुअली में इसको कहाँ ड्रॉप करना चाहिए था, ए डैश पे, क्योंकि ए डैश ही तो ए था ना शुरुआत में, इसी को तो टारगेट करके उसने वहां से स्टार्ट किया, बॉल जो है अपना जर्नी स्टार्ट किया कि मुझे ए पे पहुंचना है। लेकिन बाय द टाइम वो क्या होगा, ए डैश आगे मूव कर गया, और बॉल कहाँ पे फॉल करेगा, इनिशियल जो ए पॉइंट था वहां पे। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो बॉल था, ये अपने जो उसका लाइन ऑफ, जो आप बोलो कि जिधर वो उसको मूव करना चाहिए था, उससे राइटवर्ड्स रिफ्लेक्ट कर गया। क्या कोई फोर्स लगा यहाँ पे? नहीं लगा। लेकिन क्या अर्थ के रोटेशन की वजह से ये हुआ? दिस इज द कोरियोलस फोर्स। सेम उल्टा करो, यहाँ पे साउथ पोल पे कोई व्यक्ति है, उसने भी ए को टारगेट करके बॉल फेंका, बट बाय द टाइम बॉल, है ना, यहाँ पे रीच करेगा, ए है सो ए डैश से मूव कर गया। यानी कि इसका एक्चुअल ऐसा होना चाहिए था ना, लेकिन ये किधर पहुंचा, लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आ गया? तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होता है। इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। हालांकि वो इंटेंड करेगा कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे, बट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ उसका जो है सो लेफ्ट या फिर राइट में जो है सो शिफ्ट हो जाएगा, और उसी को कोरियोलिस फोर्स जो है सो नाम दिया गया है। बट कोरियोलिस फोर्स ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो कोरियोलिस फोर्स भी डेड हो जाएगा। समझ में गया? ठीक है, चलो इस क्लास को आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट क्यों बोलोगे? अगर सपोज कि ऐसे जा रहा है तो, या फिर ऐसे कोई मूव किया तो भी उसमें राइट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा। अगर इधर है तो लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा। समझ में गया? तो दिस इज योर कोरियोलिस फोर्स। तो इससे भी विंड्स का जो है डायरेक्शन चेंज होता है। बाकी कल इस क्लास को और कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये सब चीज मैंने नोट्स में प्रोवाइड आपको कर दी है, तो जब इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये एक फॉर्मूला होता है ना, और ये भी कि इक्वेटर पे जो है सो जीरो होता है कोरियोलिस फोर्स, वो भी कल समझा देंगे कि जीरो क्यों होता है। इसकी वजह से वहां पे साइक्लोन्स नहीं बनते हैं। हेडली सेल, है ना, फेडरल सेल हो चुका है, हॉर्स लैटिट्यूड हो चुका है, ये एक है, बता देंगे। वाई क्रिस्टल इज मोर स्ट्रॉन्ग इन साउदर्न हेमिस्फीयर, पोलर सेल, ठीक है, ये डायग्राम समझ आ गया। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, और किसी को डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे, ऑनलाइन भी जितने बच्चे हैं। बाकी उस दिन कुछ टास्क दिए थे, कोई करके आया क्या? चलो क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑनलाइन जितने भी हैं।